ओके, सो काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स ने लॉगिन कर लिया है पैन इंडिया लेवल से। हाँ जी, तो ये सेशन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है हिंदी में हमारे सेंटर्स के लिए। ऑब्जेक्टिव इस सेशन का ये है कि आपको समझ आ सके कि किस तरीके से अपने बच्चों की ग्रूमिंग होनी चाहिए, इंटरव्यू में किस तरीके से हमें हैंडल करना है, इंटरव्यू ग्रूमिंग स्किल्स क्या रहेंगी। बट प्लीज़ ये ध्यान रखें कि ये इंटरव्यूज में जाकर हमने हिंदी में ही बात नहीं करनी है। इसमें ऑब्जेक्टिव इस सेशन का हिंदी में सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। टुडे आज हम ये कवर करेंगे इसके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, देन की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होती हैं, प्रिपेयरिंग फॉर जॉब इंटरव्यूज, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया जाए, रिज्यूमे प्रिपरेशन, रिज्यूमे किस तरीके से तैयार किया जाए कि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, चेकलिस्ट क्या क्या होने चाहिए जॉब इंटरव्यूज में जाने से पहले, ड्रेस फॉर द सक्सेस, ड्रेस कोड हमारा क्या होना चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यूज में आएंगे या हम पूछ सकते हैं, मेकिंग द फर्स्ट इंप्रेशन, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, एंड प्लेसमेंट सर्विसेज एट द TIL सेंटर्स। इंटरव्यू में आप कभी भी जाएंगे, इंटरव्यू में जाने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ की कोई भी HR है वो आपसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर आपकी जरूर एक्सपेक्टेशन रहती है HR की कि वेदर यू आर एम्प्लॉयबल और नॉट। इंटरव्यू में जब हम जाते हैं कई बार हमें हो सकता है कि ग्रुप डिस्कशन में फेस करना पड़ता है, तो यू हैव टू बी लिटिल अटेंटिव। हियर इज अ स्लाइड, यहाँ पे कुछ लाइन लिखी है, फिनिश्ड फाइल्स आर द रिजल्ट्स ऑफ द ईयर्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी कंबाइंड विद द एक्सपीरियंस ऑफ मेनी ईयर्स। इफ यू आर सीइंग दिस स्लाइड प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देखें और इसमें देखिए इसमें कितने F लिखे हुए हैं। ओके, किसी ने नोटिस किया है कुछ कि हाउ मेनी Fs आर देयर? प्लीज आप आंसर कर सकते हैं अपना हैंड रेज करके। देयर इज अ ऑप्शन इन सिस्टम वेयर यू कैन रेज योर हैंड्स। यू हैव, आपने 3 F देखे हैं, 4 देखे हैं, 5 हैं, कितने Fs हैं इसमें? एनीबडी वुड लाइक टू आंसर? ओके, सी इसमें अगर आप इसको दोबारा देखें ध्यान से, सो देयर आर 6 Fs इन दिस। ऑब्जेक्टिव ऑफ आपको ये चीज़ को दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि थोड़ा सा जो भी प्रेजेंटेशन रहेगी उसको थोड़ा सा अटेंटिवली आप देखें, क्योंकि कभी भी किसी भी समय किसी भी तरह आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको कुछ डाउट्स हैं, कहीं भी कुछ भी आपको लगता है कि आपको कुछ क्वेरीज हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आप उसी समय उसमें हैंड शेयर रेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं rather देन वेटिंग फॉर द एंड, क्योंकि हो सकता है बाद में आप भूल ना जाए उन क्वेश्चंस को। सो दिस इज फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्टेशंस। एज पर दी सर्वे ये नोट किया गया है कि एम्प्लॉयर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब एम्प्लॉयर एक्सपेक्टेशन में क्या चीज़ नोट की जाती है सबसे ज़्यादा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इज द मोस्ट कंसिडरेबल। सबसे ज़्यादा जो कॉमन नोट की जाती है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आपने अपने एकेडमिक्स कर ली, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने 12th क्लास करने के बाद आपने BA BCom BSc बड़े कुछ भी आप कर लेते हैं, बट क्या आप एम्प्लॉयबल हुए उस करने के बाद? क्या आप आज की डेट में जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब जा रहे हैं, क्या आपको उस चीज़ की नॉलेज है जो कि कंपनी के पास, कंपनी की डिमांड है जिस चीज़ की? तो कंपनी हमेशा उस चीज़ को देखती है कि क्या आप उसके लिए वैल्यूएबल है या नहीं है, क्या आप वो काम कर सकते हैं नहीं कर सकते जो कंपनी को जरूरत है जिस चीज़ की। आपने BCom अच्छे 70% से स्कोर कर लिया है, लेकिन क्या आपको कुछ उसके अंदर आता है जो कंपनी को चाहिए आज की डेट में? तो ये चीज नोट किया गया है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इज द मोस्ट रिक्वायर्ड, कि सबसे ज्यादा आपको आज की डेट में फोकस करना है अलॉन्ग विद आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ, कि आपको अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर फोकस करें सबसे ज्यादा। की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या क्या हैं? की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या क्या हैं? कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यूजिंग योर इनिशिएटिव्स एंड बीइंग सेल्फ मोटिवेटेड, वर्किंग अंडर प्रेशर एंड टू डेडलाइंस, organizational skills, working in a team, ability to learn and adapt,
न्यूमेरेसी, नेगोशिएशन स्किल्स। सो आज हम इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बेसिक होती क्या क्या हैं और इनके ऊपर हम किससे आपसे वर्कआउट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, मोस्टली हम सब यही जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश आनी चाहिए, और सीधे इंग्लिश के ही अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने जो भी सीखा है आज तक, आप कभी भी इंटरव्यूज के लिए कहीं जा रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप सामने वाले एचआर को किस तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली इंग्लिश इज द मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज नाउ डेज, कि आप किसी भी अच्छी बेटर कंपनी में जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ के एचआर आपसे इंग्लिश में ही इंटरेक्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो होनी चाहिए वो इंग्लिश लैंग्वेज ही होनी चाहिए। और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपने जो चीज़ सीखी हुई है, अगर आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इंप्रेस कर पा रहे हैं उस चीज़ों को, देन उसी समय उसका बेनिफिट है। अगर आपने एक कोर्स कर लिया है, मान लीजिए अगर आपने टेली से ही कुछ कोर्स कर लिया है, अगर आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि आपने सीखा क्या क्या है वहाँ पे, तो इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं ना कहीं गैप है। तो देयर इज नो पॉइंट, वहाँ पे कोई बात नहीं बनती कि अगर आप मीन्स अगर आप सब कुछ सीखने के बाद भी अगर आप एचआर के सामने जाके कुछ ना बता पाए तो एचआर को तो नहीं पता चलने वाला है कि आपको क्या क्या आता है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन लेवल जो है, कि आपको फोकस इस चीज़ के ऊपर करना है कि आप किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकें और अपनी बात अच्छे से समझा सकें और दूसरी की बात समझ सकें इस चीज़ में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं कि हमें क्या क्या आता है, तब तक एचआर को पता नहीं चलेगा। तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसमें आप देखिए, द एबिलिटी टू एक्सप्लेन व्हाट यू मीन इन द क्लियर एंड कंसाइज वे थ्रू रिटन एंड स्पोकन मीन्स, टू लिसन एंड रिलेट टू अदर पीपल एंड टू एक्ट अपॉन की इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस। देन communication skills. Communication skills include majorly the listening part, which is your 45%, then the speaking part. आप अगर देखते हैं कि अगर आप कभी इंटरव्यूज में जाते भी हैं तो whenever HR ask you, नॉर्मली हमें सबको मालूम है कि HR ask की ओके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बट हम इसी क्वेश्चन के साथ रेडी होके जाते हैं कि HR यही पूछेगा और हम इसी आंसर देंगे। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर HR आपसे ये पूछे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उस चीज़ के लिए हम कई बार प्रिपेयर नहीं होते, या हम उस चीज़ को हम सुनते इतने जल्दी नहीं है और सुनने से पहले ही हम आपको आंसर करना शुरू कर देते हैं अपना जो हम रेड कराए हुए हैं। तो इट्स बेटर कि आप कुछ भी अगर बात कर रहे हैं इंटरव्यू में जब भी जाते हैं, तो इट्स बेटर टू लिसन द थिंग्स केयरफुली। आप आराम से सुने उन चीज़ों को कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा है और एग्जैक्टली क्या वो जानना चाहते हैं। आप सुनेंगे ध्यान से तभी आप उस चीज़ को आराम से आंसर कर पाएंगे। आप कुछ भी आंसर कर देंगे तो वो उतना ठीक नहीं है। स्पीकिंग स्किल्स आपकी मायने रखती हैं 30%, लेकिन अगर आप सही समझेंगे तभी आप सही आंसर कर पाएंगे। तो ज़्यादा बोलना इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि अगर आपसे कुछ पूछा गया अपने एकेडमिक्स के बारे में तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कम से कम 1 मिनट तक 2 मिनट तक बोलते रहें। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ अपना टू दी पॉइंट अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में ही बताएं उनको। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो कोई भी एचआर होगा आपसे ये एक्सपेक्ट जरूर करेगा कि इनकेस अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो कुछ भी तरह की किसी भी तरह की कुछ नए इश्यूज आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि आप उनको उसी समय जाके हैंडल जरूर कर सकें, रेदर देन कि सर ये प्रॉब्लम आ गई है प्लीज इसको हेल्प कीजिए, आप कर दीजिए। तो कोई भी सुपरवाइजर ये नहीं चाहता कि वो स्पून फीडिंग रेगुलर चलती रहे, कि कोई भी अगर कुछ भी छोटे मोटे इश्यूज अगर आते हैं तो आप उसको मतलब हैंडल अपने अपने लेवल पे हैंडल ना कर सकें। तो आपको ये चीज़ की आइडिया होना चाहिए कि आपको किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। इसके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए देर आर पीईटी टेस्ट हमारे टीआईएल सेंटर्स में आपको दिए जाते हैं, जिसमें ये चीज़ें कवर की जाती है कि आप किस हिसाब से इन चीज़ों को ग्रूम कर सकते हैं। अगर इनकेस अगर आपको कुछ इस तरह की प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन दिए भी जाते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो आप उस चीज़ की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं हमारे सेंटर पे, तो आपको उस चीज़ की इंटरव्यू पे जाने से पहले ही उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। इसका मतलब द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स and identifying the keys issues, implications and identifying solutions to apply your knowledge from many different areas to resolve solving a task। तो कुछ भी टास्क अगर आपको मिलता है तो आपको अपनी नॉलेज यूज करके उसको सॉल्व करना है। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको प्रैक्टिस होगी इस चीज की। यूज योर इनिशिएटिव्स एंड बीइंग सेल्फ मोटिवेटेड। एवरी कंपनी वांट्स टू हायर अ पर्सन। जो भी कंपनी में अगर आप जाते हैं, हर कंपनी चाहती है कि एक ऐसे बंदे को वो हायर करें जो नए इनिशिएटिव्स ले कंपनी में। अगर आप जैसे पुराने लोग काम कर रहे हैं, अगर आप भी उसी तरीके से काम करेंगे तो व्हाट इज डिफरेंस।
इनकेस अगर आप 1 साल 2 साल के बाद अगर आप प्रमोशन भी एक्सपेक्ट करते हैं तो कुछ आप अलग काम करके दिखाएंगे तभी आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 10 बंदों की टीम में से किसी 2 बंदे को प्रमोट किया जाता है या 1 बंदे को प्रमोट किया जाता है तो इसका मतलब कुछ अलग तरीके से इनिशिएटिव अगर आप लेंगे तभी उसको प्रमोट किया गया है। So having a new ideas of your own which can be made into reality, showing a strong personal drive and not waiting to be told to the things। कि आप हमेशा कंपनी में जब आप काम करें तो आपको ये नहीं हो कि आप वेट कर रहे हैं कि अपने बॉस का, बॉस बोलेंगे तो मैं करूंगा, अगर नहीं बोलेंगे तो मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी के फेवर में जा रहा है, एक नई इनिशिएटिव है, नई एक्टिविटी है, तो जो आपको डिस्कस करना चाहिए अपने बॉस के साथ कि ये मैंने ये चीज प्लान की है, ये एक नई चीज हम कर सकते हैं इस चीज के अंदर, तो वो चीज आपको इंप्लीमेंट करनी चाहिए, जो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए उस चीज का। आप कुछ भी नया इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो आपके सराउंडिंग्स में काफी सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बट यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। आपको अपने आप को खुद मोटिवेट रखना है। आपको अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, ताकि आप उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और सही तरीके से कर सकें। वर्किंग अंडर प्रेशर एंड टू डेडलाइंस। हर कंपनी चाहती है कि जो भी एम्प्लॉय वो हायर कर रही हैं वो प्रेशर के साथ काम कर सकें और डेडलाइन में अपना काम डिलीवर कर सकें। आप कभी भी किसी भी कंपनी में काम करते हैं, आपको मल्टीपल टास्क डिलीवर करने होते हैं, डेडलाइंस भी दी जाती है कि आपको आज ये टास्क दिया जाता है तो आपको शाम तक करना है, या एक के साथ दूसरा काम भी और आ जाता है। तो आपको उस चीज़ के अंदर पेशेंस रखते हुए आपको ये देखना है कि किस चीज़ की प्रायोरिटी ज़्यादा है और पहले कौन सा काम आपको किस डेडलाइन तक डिलीवर करना है। तो ये हैंडलिंग स्ट्रेस जो है ये आपको सीखना होता है। ये भी आप अपने सेंटर लेवल पे सीखते हैं। ग्रूमिंग सेशन जो हम प्लान करते हैं TIL सेंटर पे, उस चीज़ के अंदर आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाती है। हैंडलिंग स्ट्रेस दैट कम्स विद डेडलाइंस एंड एंश्योर दैट यू मीट देम। तो ये आपको ये भी सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप अपनी डेडलाइंस को मीट कर सकते हैं टाइम से वो भी। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। आप कुछ भी काम करेंगे, किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं, यू शुड बी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड मेथोडोलॉजिकल, able to plan work to meet deadlines and targets, monitoring progress of work to ensure you are on track to meet a deadline। कुछ भी काम अगर आपको दिया जाता है तो आपको उसको एक प्लान करना होता है सबसे पहले कि किस तरीके से आपको प्लान करना है, वो काम करेंगे उसको। जिस तरीके से ये स्क्रीन शो कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सारा काम एकदम फैला हुआ है टेबल के ऊपर और जिससे कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएं कि आपको पहले कौन सा काम करना था और बाद में कौन सा काम करना है। तो उससे ना आप टाइम से काम अपना डिलीवर कर पाएंगे। आपको हर चीज़ के कुछ एक नोट्स बना के रखने चाहिए कि आप हर काम को टाइम से डिलीवर कर सकें और फर्स्ट काम को प्रायोरिटाइज कर सकें कि पहले कौन सा काम आपने डिलीवर करना है। ये बहुत ही बेसिक स्किल्स हैं जो कि हर कंपनी डिमांड करती है। हर कंपनी चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज जो हायर कर रहे हैं उनके अंदर ये बेसिक स्किल्स हों। इन चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, कि आप अगर कल की डेट में कुछ काम करते भी हैं तो किस तरीके से आप उसको हैंडल करेंगे, किस तरीके से आप उसको प्लान करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे। विदाउट प्रायोरिटाइजिंग अगर आप बिना प्लानिंग के कुछ काम करेंगे तो उसको टाइम लाइन पे डिलीवर नहीं कर पाएंगे कभी भी। Working in a team, working well with other people from different discipline, backgrounds and expertise to accomplish a task or goal। आप कभी भी किसी भी कंपनी में जॉब करने जाते हैं, आप कभी भी अकेले काम नहीं करते हैं। आपके साथ पूरी टीम होती है जिसके साथ आपको मिलकर डिलीवर करना होता है पूरे टास्क को। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से टीम में काम किया जाता है। आप सिर्फ अकेले इनिशिएटिव लेके या अकेले काम करके कोई भी टास्क पूरा नहीं कर सकते। आप कभी भी जाएंगे तो आपको पूरा हमेशा टीम के साथ चलना है। टीम में आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। हो सकता है आपसे एज में थोड़े से बड़े हों, हो सकता है कुछ लोग हाइपर हैं, हो सकता है कोई की नॉलेज ज़्यादा हो आपसे। तो आपको लर्न करना है कि हाउ टू डील विद द पीपल, किस तरीके से आप बाकी सारे लोगों के साथ डील कर सकते हैं, आप किस तरीके से उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी स्किल्स आप यूज कर सकते हैं टू कंप्लीट द टास्क। सिर्फ अकेले अगर आप काम करेंगे तो अकेले आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये और सीखना जरूरी है साथ में कि टीम में किस तरीके से काम किया जाता है। उसके लिए आपको ये जरूर सीखना है कि किस तरीके से आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, जितने ज्यादा लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन रहेगा, आप उतने ज्यादा लोगों को जान पाएंगे। उतने ज्यादा लोगों को जान पाने के बाद आप उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो पाएंगे। तो
इसका मतलब ये है कि आप रिजर्व ना रहें कभी भी अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए। तो एक होता है रिजर्व नेचर की नहीं, हम अपने आप बात नहीं करेंगे या किसी के साथ मिलके बात नहीं काम नहीं करेंगे या शेयर नहीं करेंगे, तो वो उस तरह का अगर एटीट्यूड रहता है तो वो हमारे लिए नेगेटिव प्रूव हो सकता है। एबिलिटी टू लर्न एंड अडेप्ट। हम सब अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आप लोग ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ भी शुरू करते हैं, आप जॉब शुरू करते हैं कहीं भी। कई स्टूडेंट्स हैं हमारे जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पर ग्रेजुएशन के साथ ही वो जॉब शुरू कर देते हैं। तो पढ़ाई भी साथ के साथ हमें करनी है। तो हमें ये चीज़ ज़रूर रहनी चाहिए कि अगर हम कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो लर्निंग स्किल्स हमारी ज़रूर कंटिन्यू रहनी चाहिए। कि आप ये मत सोचिए कि अगर मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर ली है और जो आपको जॉब मिल गई है कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो आपका लर्निंग फेज खत्म हो गया है। लर्निंग फेज आपका और भी ज़्यादा शुरू तब होता है जब आप किसी कंपनी में जाते हैं। आपको वहाँ पे जाके ये ज़रूर सीखना होता है कि किस तरीके से काम किया जाता है। आपको सेंटर्स लेवल में एक थियोरेटिकल नॉलेज जरूर दे दी जाती है कि आपको ये काम इस तरीके से कर सकते हैं, इसकी इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट होते हैं। लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकल लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक वो सीखेंगे नहीं कि प्रैक्टिकल लेवल पे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, तब तक वो काम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में कई सारे चैलेंजेस आएंगे। तो आप लोगों को ये मालूम भी होना चाहिए कि किस तरीके से उन चैलेंजेस को हैंडल किया जाता है और नई नई चीज़ें किस तरीके से आप सीखेंगे। तो आप हमेशा ओपन रहना चाहिए कि आपको कुछ भी नई चीज़ अगर कंपनी में सीखने को मिल रही है तो आप उसको अडेप्ट कर सकें इसमें, रेदर देन कि नहीं हम ये नहीं सीख पाएंगे या हमने तो ये करा था, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो उस तरह के एक्सक्यूजेज अगर कंपनीज में ना रहे तो आपके मतलब करियर के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप हमेशा ओपन रहना चाहिए कुछ भी सीखने के लिए। आज अगर आप एक टेक्नोलॉजी सीखे जाते हैं कंपनी में, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरी टेक्नोलॉजी के लिए भी, तो आपको उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना चाहिए। ये having a new ideas of your own which can be made into reality, showing a strong personal drive and not waiting to be told to the things. Numeracy, the ability to use data and mathematics to support evidence and demonstrate a point. आप कभी भी कंपनी में काम करते हैं तो आप ये देखिए कि आज की डेट में सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स की ही वैल्यू रहती है। आप कभी भी जाते हैं, कुछ भी आप काम डिलीवर कर रहे हैं तो आपका फैक्ट फिगर्स जो है वो हैंडल होनी बहुत ज़रूरी है। आपको अगर कुछ भी डेटा दिया जा रहा है तो यू शुड नो कि उसको एनालाइज कैसे करना है। अगर उस डेटा के अंदर से हमें कुछ आउटपुट निकालना है, कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं किसी डेटा के अंदर से, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसको हमें किस तरीके से फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज कैसे निकाल सकते हैं, बेसिक एनालाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं उस डेटा की। तो बेसिक एनालाइजेशन के जो न्यूमरेसी है वो हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। टैली में आपका जब PET-1 जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, प्री एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट, इसके अंदर ये सब चीज़ें कवर की जाती हैं, न्यूमेरिक एबिलिटी। तो उस चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं सेंट्रल लेवल पे तो ये चीज़ आपकी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। नेगोशिएशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स वैसे तो हम जानते हैं कि नेगोशिएशन मीन्स कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो मार्केट में कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो हम नेगोशिएट करते हैं। अगर हम ड्रेस परचेज करने जा रहे हैं तो विल नेगोशिएट कि हाँ भी नहीं सर इतने की नहीं, 500 की नहीं, 400 को दे दीजिए। तो ये नेगोशिएशन अलग है, प्लस हमारा कॉर्पोरेट नेगोशिएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। To take on board other people's feeling and express your own requirement in an unemotional, clear fashion to achieve a win-win outcome. Negotiation means कॉर्पोरेट लैंग्वेज में अगर हम इसकी बात करें, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको अगर आपके किसी बॉस ने काम दे भी दिया है और अगर आपको कोई दूसरे डोमेन के बॉस अगर आपको कुछ काम देते हैं तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि वो काम को किस हिसाब से आपको डिस्कस करने, नेगोशिएट करना है उनके साथ कि आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, आपको उसकी एक ऑलरेडी डेडलाइन दी गई है जिसकी वजह से आप ये दूसरा वाला काम टाइम से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको ये चीज़ किस तरीके से आप डिस्कस करेंगे अपने दूसरे जो आपको बहुत काम दे रहे हैं कि प्रायोरिटाइज आप कैसे करेंगे, उनके साथ डील कैसे करना है, वो चीज़ आपको सीखनी होती है। रेदर देन कि हम सीधा प्लेंटली मना कर दें कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम अभी बिजी हैं, ये भी गलत है। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि हम काम ले लेते हैं उनसे कि ठीक है सर हम काम कर लेंगे और टाइम पे काम वाला करके नहीं देते हैं, तो ये बात भी गलत है। तो हमें एक नेगोशिएशन स्किल्स हमारी आनी चाहिए कि हमें वो किस तरह से हम डील करें उनके साथ कि हम ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, सर ये काम थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये काम पहले दिया गया है तो इसकी डेडलाइन से ये शाम तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं शुरू करता हूँ तो ये वाला काम मैं आपको कल मॉर्निंग तक करके दे पाऊंगा। तो आप उसी समय देन एंड देयर आप उस समय अपडेट कर दें कि ये वाला काम अभी नहीं हो पाएगा, ये वाला काम आपका कल मॉर्निंग तक आपको डिलीवर किया जा पाएगा। तो ये चीज़ आपको पहले आनी चाहिए कि आप किस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम ब्लंटली मना करते हैं अपने सुपरवाइजर को, वो भी ठीक नहीं है।
अगर हम उनको हाँ करके वो डिलीवर पर टाइम पे डिलीवर ना करें उस काम को, वो भी हमारे अगेंस्ट में जाता है। तो ये नेगोशिएशन स्किल्स भी हमें सीखनी है बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। तो दीज वर दी बेसिक स्किल्स जो भी हमारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि जो अपने एम्प्लॉयज के अंदर वो चाहती है कि हो। तो आपके कोई अगर डाउट्स हो बीच में किसी भी स्किल्स के लिए कुछ भी, तो यू कैन प्लीज आस्क नाउ। अब हम कवर करेंगे प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू। आप इंटरव्यू पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमें जिस भी कंपनी में हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उस कंपनी के बारे में रिसर्च करेंगे कि वो कंपनी किस तरह की है, कहाँ पर है, क्या स्टैंड है उसका, किस सर्विस की कंपनी है। आपको मालूम होना चाहिए कंपनी में जाने से पहले कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस क्या है, कि वो कहीं प्रेजेंस है क्या, कहाँ स्टैंड करती है ये कंपनी, कहीं रेटिंग है भी या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक लोकल कंपनी है या कहीं एक दो कमरों में कोई कंपनी ओपन कर दी है और आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो आपको इंटरव्यू में जाने से पहले ये सब कुछ कंपनी के बारे में डिटेल्स मालूम होने चाहिए कि आपको अगर कंपनी टीएलई सेंटर से अगर कोई आपको भेज रहा है कंपनी के बाद इंटरव्यू के लिए, तो आप पहले उनको बता सके कि इस कंपनी का ये स्टैंड है और आप यहाँ पे जाना भी चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। या फिर अगर आप जा भी रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको वहां पे जाके आप एचआर को कम से कम ये बता सके कि आप उनकी कंपनी के बारे में काफी कुछ जानते हैं। कंपनीज के रिव्यूज क्या हैं, किस तरह के रिव्यूज है कंपनीज के नेगेटिव रिव्यूज तो नहीं है कि कंपनी की सैलरीज टाइम पे नहीं आती हैं, या काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, या वर्कर्स काफी स्ट्रेच करते हैं वो। तो आपको इन चीजों की भी नॉलेज होनी चाहिए। जॉब रोल एंड द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द रोल। आप कभी भी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, आपको इंटरव्यू देने जाने से पहले मालूम होना चाहिए कि आप किस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वहां पे। सपोज अगर आपने आज की डेट में कोर्स कंप्लीट कर लिया है और आपको अगर बिना बताए अगर आपको इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाता है, तो आपको ये भी नहीं मालूम कि वहां पे आपको किस किस चीज के ऊपर आपको इंटरव्यू किया जाएगा, आपका किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, किस डोमेन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने ये चीज की रिसर्च पहले की हुई है कि किस तरह का प्रोफाइल है, किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अकाउंट्स का प्रोग्राम करने के बाद अगर आप एज एन अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, और अगर आपको मालूम है कि यहाँ पे आपका सेल परचेज एंट्रीज के ऊपर जॉब प्रोफाइल रहेगा या फिर टैक्सेशन के ऊपर जॉब प्रोफाइल रहेगा, तो एटलीस्ट आप 2 दिन का टाइम लेके उस टॉपिक के ऊपर रिवाइज तो कर सकते हैं। अगर आपको यही नहीं मालूम है कि आपका प्रोफाइल क्या रहेगा और टॉपिक क्या है, किस डोमेन पे आपको काम करना है, तो आप रिवीजन भी कैसे करेंगे फिर। तो वो हमारे लिए काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट काउंट किया जाता है अगर हमें मालूम है कि क्या प्रोफाइल है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है उनको, क्या अगर मैंने बीकॉम करी हुई है तो क्या उनको बीकॉम वाले बच्चों की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। तो आपको इस चीज की नॉलेज पहले होनी जरूरी है। दी सिलेक्शन प्रोसेस, आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है कंपनी का। आपका फर्स्ट राउंड क्या होगा, सेकंड राउंड क्या होगा, उसके बाद थर्ड राउंड होगा भी या नहीं होगा। फर्स्ट राउंड में आपको अगर एचआर में राउंड रहेगा तो आपको एचआर राउंड में किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है। टेक्निकल सेकंड राउंड अगर आपका टेक्निकल राउंड रहेगा, तो टेक्निकल किस डोमेन पे रहेगा, क्या प्रोसेस है उस चीज का। तो यू शुड बी अवेयर, आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि किस तरह का प्रोसेस है सिलेक्शन वहां पे। हाउ टू गेट देयर, आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं कंपनी में, आपको सारा आइडिया एड्रेस आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए, रेदर देन कि अगर आप ऑन द स्पॉट अगर आप उसको सर्च करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आप इंटरव्यू के लिए लेट भी हो जाए। देन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी असेसमेंट, देन टेक्निकल राउंड, हायरिंग मैनेजर एंड अदर स्टेक होल्डर्स एंड एचआर राउंड। तो ये कुछ हो सकता है आके आपके इंटरव्यू प्रोसेस हो गए, सिलेक्शन प्रोसेस हो गई कि आपको किस तरीके से मतलब स्किल्स एंड पर्सनैलिटी असेसमेंट जो होगा अगर आपका वहां पे, तो वो किस हिसाब से आपको डील करना है, हैंडल करना है उसमें। टेक्निकल राउंड अगर आपका होता है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, अगर आपको मालूम है ऑलरेडी कि वहां पे टेक्निकल राउंड होगा, तो आपको ये भी मालूम है कि किस डोमेन पे होगा, तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर जा सकते हैं। हायरिंग मैनेजर स्टेक होल्डर से, अगर आपको हायरिंग मैनेजर से बात करनी है तो आप किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से बात करेंगे उनसे। आपको कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि अगर आप जो भी आपने सीखा है, जो भी आपको नॉलेज है, आप कॉन्फिडेंटली उनको बता सकें। सब कुछ पढ़ने के बाद, सब कुछ सीखने के बाद अगर आप वहां पे जाके उनको बता नहीं पाएंगे, तो एज एन एचआर, अगर मैं भी एज एन एचआर की तरफ से देखूं तो मुझे तो यही लगेगा कि मतलब आपको कुछ नहीं आता, आपने कुछ सीखा नहीं है इसका मतलब। तो अगर आपको आता है, सीखा है, तो इट इज बेटर कि आप उसको जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे सामने वाले को पता नहीं चलने वाला। देन फाइनल विल दी एचआर राउंड। ओके, इट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, प्रिपेयर योर रिज्यूमे। आप कभी भी इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, आप देखिए रिज्यूमेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप किसी भी एचआर के पास जाएंगे, एचआर आप जो नॉर्मल रिज्यूमेज देखे हुए हैं,
कई बार उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन भी कवर नहीं होती है आपकी। तो व्हाट इज़ द पॉइंट? अगर एचआर के पास किसी प्रोफाइल के लिए 100 रिज्यूमेज आए हैं, तो अगर उसको सर्च करना है 100 आउट ऑफ 100 रिज्यूमेज, तो वो कुछ ऐसे रिज्यूमेज को फिल्टर आउट करेंगे, उनको चूज करेंगे जो कि थोड़े से अट्रैक्टिव नजर आ रहे होंगे। तो आपके रिज्यूमेज जो है थोड़े अट्रैक्टिव होने चाहिए, रेदर देन कि जैसे नॉर्मल रिज्यूमेज होते हैं और जिसमें पूरी डिटेल्स भी मेंशन ना हो। लेट्स टेक द एग्जांपल। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रिज्यूमे। ये एक हमारे जॉब फेयर में बच्चों के रिज्यूमे आए थे, तो आप ये देख सकते हैं इसमें डिटेल्स, कौन कौन सी डिटेल्स मेंशन है। अगर आप ये देख सके, लैंग्वेजेस नो, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब विजिबल भी नहीं है। अगर आप +2 पास करे, बीएससी करा हुआ है, जो कि इनको थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक्स इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन, अगर इस तरह का रिज्यूमे रहेगा, तो हो सकता है कि एचआर इस तरह के रिज्यूमे के ऊपर दिखे भी ना। तो आपको इस चीज़ का इंश्योर करनी है कि आपका रिज्यूमे जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, रेदर देन कि इतना सिंपल कि इसमें कोई डिटेल्स मेंशन ना हो। लेट्स टेक द अदर एग्जांपल, द सेम रिज्यूमे। इसमें फोटोग्राफीज दियो, सी फोटोग्राफीज दियो, नेम इज दियो। So there is no criteria, there is no requirement of mentioning the marital status, physique, and the mail ID and the computer qualification. तो चलो it's okay. Then permanent address कितना लग दिया उसमें, the other skills, the academics which he has done, जो भी आपने academics में अच्छा करा हुआ है, तो वो सब तो कहीं mention ही नहीं है। इसमें अट्रैक्टिवनेस जो अलग आई कैचिंग जो चीज नजर आनी चाहिए, वो चीज नजर नहीं आ रही है कहीं भी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी अपना रिज्यूमे बना रहे हैं आज की डेट में, वो ऐसा रहना चाहिए कि जो भी एचआर वो देखे, वो कम से कम उसे अट्रैक्ट करें। आप लोगों ने सेंटर पे देखा भी होगा, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कुछ सैंपल रिज्यूमेज। ये कुछ रिज्यूमेज हम दोबारा देखते हैं, सैंपल रिज्यूमेज। दिस इज द सैंपल विजुअल रिज्यूमे, जो कि आप हमारे टीएल सेंटर्स पे बनते हैं, बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखें, आपका करियर ऑब्जेक्टिव इज क्लियरली शोइंग, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने बीकॉम कब किया, आपने उसके बाद हायर सेकेंडरी कब की, एकेडमिक्स में अगर आप देखें उसका ग्राफ भी शो किया जा रहा है यहाँ पे, स्किल्स कॉम्पिटेंसीज आपने क्या क्या की हुई हैं, स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं आपकी। आईटी कंप्यूटर्स में अगर आप देखें, राइट हैंड साइड पे कंप्यूटर स्किल्स आपकी अलग मेंशन की हुई है। इसमें एक साइड में आपका पर्सनल डिटेल्स भी मेंशन की हुई हैं, कि सब कुछ इसके अंदर वन पेजर आप शो कर रहे हैं यहाँ पे। इफ यू वांट तो आप इसके अंदर साथ के साथ एक फोटोग्राफ भी और लगा सकते हैं। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यू कैन ऑल्सो पुट अपने फोटोग्राफ्स एज वेल। सो देर आर डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ द विजुअल रिज्यूमेज, जिसमें आपका एकेडमिक्स के साथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी साथ में दी गई है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है वाइल मेकिंग योर रिज्यूमेज, कि आप सबसे पहले चीज़, आप जितने भी बच्चे हैं, आप करियर ऑब्जेक्टिव डालते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके रिज्यूमे में जो कुछ भी मेंशन किया गया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यू शुड बी अवेयर कि वो क्या चीज़ लिखी गई है। अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है या आपको नहीं पता उसके बारे में, तो बेटर यही है कि आप उसको हटवा दें। क्योंकि अगर आप कहीं भी नोट करेंगे कि करियर ऑब्जेक्टिव जितने भी रिज्यूमेज में मेंशन होता है, कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्या करियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ और उनका करियर ऑब्जेक्टिव था भी क्या इसके अंदर लिखा होता है, क्योंकि सारे के सारे कॉपी पेस्ट करते हैं। और जब भी हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, तो एचआर की सबसे पहले क्वेश्चन यही रहता है कि व्हाट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव। और जब आप वही आंसर नहीं कर पाते हैं, तो विच शोज कि आपने कहीं से ये कॉपी किया हुआ है, ये आपका अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है करियर का। तो
ये आप कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अपना रिज्यूमे बनाते समय, कि इट शुड बी इधर 1 और मैक्सिमम ऑफ द 2 पेज, 2 पेज से ऊपर ना जाए आपका रिज्यूमे, और सारी डिटेल्स इसके अंदर कंप्राइजेज रहें, और एक अट्रैक्टिव विजुअल रहे अपने रिज्यूमे का, जिसमें आपका ग्राफिकल भी प्रेजेंटेशन हो रही है, आप आराम से उसको एक्सप्रेस डिटेल भी कर पा रहे हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग जो भी आपने करा हुआ है, तो हर चीज आप इसमें शेयर कर पा रहे हैं उनके साथ। ये विजुअल रिज्यूमे आपके सेंटर में अवेलेबल हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके, नो योर रिज्यूमे, बट आपको क्या क्या इसमें ध्यान देना है कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। मेमोराइज योर रिज्यूमे डेट्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे कि भी बताया है कि आपका ऑब्जेक्टिव्स, एक फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्टिव जो आपसे मेंशन करते हैं, आपने जो भी डेट्स मेंशन की हुई हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने अपना एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है, या जिस ईयर में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, क्लास 12 कंप्लीट की है। कई बार हम अगर कॉपी पेस्ट करते हैं रिज्यूमेस को, तो वो डेट चेंज करना कई बार हम भूल जाते हैं। तो आप टॉप टू बॉटम एक बार नोट करेंगे कि आपने जो जो डेट्स, अपना रोल, जो आपने एक्सपीरियंस अगर शेयर किया है, या आपने एकेडमी से कुछ मेंशन किया है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपने हैंडल की हो, तो वो चीज आप ध्यान रखें कि आपको अगर आपके एचआर पूछते भी हैं तो आपको टिप्स पे रहना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने उसको रटा हुआ है या फिर आपका नहीं है, वो ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपका नहीं है, आप सिर्फ उसको पढ़ के बोल रहे हैं बस। इफ एक्सपीरियंस्ड, मेंशन द ड्यूरेशन एंड लोकेशन ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है काम का, अगर आपने कहीं जॉब करी हुई है, तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर मेंशन करें उसमें, कितने टाइम आपने जॉब की है और कहाँ पे जॉब की है आपने, और कितना टोटल किस तरह का, किस डोमेन का वर्क एक्सपीरियंस है। एचआर को ये मालूम जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लीजिए अकाउंट्स के ही क्षेत्र में जॉब की है, तो एचआर को भी पता होना चाहिए कि अगर आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो वो एचआर के डोमेन पे एक्सपीरियंस है। अगर आपने अकाउंट्स की फील्ड में जॉब की है, तो अगर आपने 6 मंथ का एक्सपीरियंस है तो आपका अकाउंट्स के फील्ड का एक्सपीरियंस है, जिसके बेस पे हो सकता है कि आपको सैलरी में भी इंक्रीमेंट मिल सकता है आपको। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू इंक्लूड ईयर ऑफ पासिंग एंड स्कोर्स। आपके एकेडमिक्स डिटेल्स, जो भी आपके क्लास 10 से लेकर 12, देन आपकी ग्रेजुएशन आपने जब जब क्लियर किया है, वो सारे स्कोर्स के साथ अगर आप मेंशन करें उसमें, और ध्यान दें कि जो स्कोर्स, डेट्स, ईयर्स आप जो मेंशन कर रहे हैं वो करेक्ट रहें। प्रेजेंट योर अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। आपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर आपने कभी भी कुछ भी अवार्ड्स को अर्न किया, कुछ कंपटीशंस में आपने पार्टिसिपेट किया है, और आपको कुछ अगर कुछ अचीवमेंट्स रही हैं आपकी अपनी लाइफ में, तो वो हमें जरूर मेंशन करनी चाहिए। इट गिव्स एन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी एचआर। एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है कि आप इस तरह की एक्टिविटीज में भी, मतलब अदर देन दी वर्क एक्टिविटीज में भी आप कुछ पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें भी आपने अच्छा अचीवमेंट किया हुआ है। एम्फेसाइज ऑन योर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको वो पॉइंट्स जरूर मेंशन होने चाहिए रिज्यूमे के अंदर जिसकी वहाँ पे डिमांड है, रेदर देन कि आपका एक ही रिज्यूमे रेडी हो गया और आप उसको 4 प्रोफाइल्स के लिए शेयर कर रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगा। हो सकता है वो किसी एक प्रोफाइल के लिए फिट होता हो, लेकिन आपको ये देखना है कि जिस भी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर सपोज वहाँ पे आपका टैक्सेशन के लिए रिक्वायरमेंट है या आपका बिलिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आपका रिज्यूमे ये जरूर रिफ्लेक्ट करे कि आपने अच्छा, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहा है टैक्सेशन के ऊपर, या बिलिंग के ऊपर, या परचेज के ऊपर, या एक्साइज के ऊपर, व्हाटएवर कुछ भी है, तो आपका रिज्यूमे ये शो करना चाहिए कि आपको इन चीज़ों के ऊपर अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अभी तो नॉर्मली हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एज अ फ्रेशर ही होते हैं, हार्डली कोई बच्चा कोई एक्सपीरियंस होता है। दी स्टूडेंट जितने भी हैं ये शो कर सकते हैं कि इन्होंने लोकल लेवल पे, अपना सेंट्रल लेवल पे किस हिसाब से इंप्लीमेंट किए हुए हैं, किस हिसाब से ये चीजें हैंडल की हुई हैं। टैक्सेशन प्रैक्टिकल लेवल पे इन्होंने कैसे हैंडल किया हुआ है, या सेल परचेज की एंट्री कैसे हैंडल की हुई है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी वो अपना शो कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, कि हमें इस चीज का, इस डोमेन का एक्सपीरियंस इस तरीके से है। अगर हमने किसी कंपनी के साथ काम नहीं किया, पर हमने सेंट्रल लेवल पे प्रैक्टिस जरूर की है, तो ये चीजें आपके रिज्यूमे में जरूर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। डोंट्स, हमें क्या क्या चीजें का ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें ना हो, कि हमारा रिज्यूमे जो है वो 2 पेजों से ज़्यादा ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर हम 2 पेजों से ऊपर का रिज्यूमे भी बनाते हैं तो
कोई भी एचआर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 2 से 3 रिज्यूमे को जाके देखेगा, पड़ेगा उस चीज के ऊपर। डोंट इंक्लूड हॉबीज, हाइट, वेट, कास्ट। अपने रिज्यूमे में ऐसी चीजें मेंशन ना करें जिनका कि जॉब से रिलेटेड कोई मतलब ना हो, चाहे आपकी हाइट है, वेट है, कास्ट है, क्योंकि सिर्फ रिज्यूमे की लेंथ बढ़ाने के लिए इस तरह के अगर हम ऑप्शन मेंशन कर देते हैं तो काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। डोंट लाई इन योर रिज्यूमे, जैसे कि आपको अभी एग्जांपल में बताया कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव, नॉर्मली स्टूडेंट जो करियर ऑब्जेक्टिव मेंशन करते हैं कि क्या हमारा करियर ऑब्जेक्टिव ये है, तो उनको उसके बारे में पता भी नहीं होता कि वो लिखा क्या है। तो अगर आप ऐसा कुछ भी मेंशन करेंगे कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर अपने एकेडमिक्स में या अपने क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या करा हुआ है, अगर आपने ट्रेनिंग में कुछ कोर्स करा हुआ है तो क्या क्या चीज़ों की आपको नॉलेज है, तो उस चीज़ के बारे में कुछ भी गलत लिखने से वो हमारे नेगेटिव में जा सकता है। जितना किया हुआ है उतना का ही मेंशन कीजिए। डोंट यूज पर्सनल प्रोनाउंस आई, माई, मी इन योर रिज्यूमे। अपने रिज्यूमे में आप हमारा नाम लिखते हैं या कुछ भी अगर हम अपने बारे में लिख रहे हैं तो प्लीज डोंट राइट कि मैंने ये किया हुआ है, आई हैव डन दिस, माई नेम इज दिस, मी। तो इस तरह के वर्ड्स को थोड़ा सा अवॉइड करें कि इस तरह के वर्ड्स को यूज ना ही करें रिज्यूमे के अंदर। Then practice and more practice. Research and practice answering most common questions. Making a note of questions that feels least comfortable answering and spend time trying to develop answer. Brush up on your academics and technical skills. Research and practice answering most common questions. आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको मालूम है कि सबसे पहले उसने आपके बारे में जानना है। आप अपना रिज्यूमे शेयर करेंगे, रिज्यूमे शेयर करने के बाद भी वो आपसे पूछा जाएगा कि ओके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। द वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन आप सब जानते हैं कि आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपका रिज्यूमे अगर एचआर के हाथ में है उसके बाद भी अगर वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इवन आफ्टर नोइंग कि आपका नाम क्या है, आपने एकेडमिक्स में क्या करा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? या उसको रिज्यूमे में नजर नहीं आ रहा, या कुछ और ऑब्जेक्टिव हो सकता है एचआर का। तो हमें ये चीज मालूम होनी जरूरी है कि एचआर का ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ भी क्वेश्चन पूछने से पहले हम उसका आंसर, सही आंसर तभी कर पाएंगे। अगर एचआर का क्वेश्चन ये रहता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अगर उनके पास रिज्यूमे है उसके बाद भी ये क्वेश्चन अगर वो पूछ रहे हैं, इट मीन्स कि वो हमें सुनना चाहते हैं कि हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो हमारा नाम जानना चाहते हैं, कि कई बार आता है कि ओके माय नेम इज करण, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स अपना इंटरव्यू देते हैं, आई हैव माय नेम इज करण एंड आई हैव डन बीकॉम, दैट इज इट, एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। सो ट्राई टू अवॉइड दोस थिंग्स। ये सब तो एचआर को भी मालूम है, आपके रिज्यूमे में ऑलरेडी मेंशन है, सब कुछ क्लियरली मेंशन है ये। तो व्हाट एक्स्ट्रा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये पूछने का? एचआर ये चाहता है हमसे कि वो हमें सुनना चाहता है कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, किस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो मतलब कितने कॉन्फिडेंटली ये अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है और क्या इनका कम्युनिकेशन लेवल किस तरीके का है। तो हमें इस चीज के लिए पहले प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें पहले से ही मालूम होना चाहिए कि इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे वहां पे इंटरव्यू में। तो इस चीज की प्रैक्टिस हमें पहले होनी चाहिए कि हम अपने आप को किस हिसाब से प्रेजेंट करेंगे। तो हमारा इंट्रोडक्शन जो रहना चाहिए वो कम से कम भी 30 to 40 सेकंड से कम नहीं रहना चाहिए। कि अगर आप अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताते हैं कुछ भी, कि आप अगर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपका इंट्रोडक्शन जो शुरू होना चाहिए वो आपके एकेडमिक से शुरू होना चाहिए, आपके स्कूलिंग से। पहले आपने स्कूलिंग कहाँ से की, देन आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, ग्रेजुएशन के टाइम पे आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपने ये प्रोग्राम कहाँ से किया, उसके साथ साथ आपका एम क्या है अब आगे करियर के बारे में, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो यू शुड, आपको ये सब कुछ मालूम होना चाहिए कि आप कितने कॉन्फिडेंटली इन सब चीज़ों के बारे में बता पा रहे हैं। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस हमें करनी बहुत जरूरी है। और ये क्वेश्चंस हमें पहले सर्च करने की, और किस किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं वहाँ पे। मेक अ नोट ऑफ क्वेश्चन यू फील लीस्ट कंफर्टेबल आंसरिंग एंड स्पेंड टाइम ट्राइंग टू डेवलप आंसर्स। किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ओके, इस तरह के क्वेश्चन एचआर में पूछे जाते हैं कि अच्छा ओके, डाउन द लाइन ऑफ 5 years वेयर वुड यू लाइक टू सी योरसेल्फ। आप आज से 5 साल के बाद इस कंपनी में कहाँ पे देखना चाहेंगे अपने आप को। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं, हमें ठीक है, हमें मालूम है कि इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, पर हो सकता है हम रेडी ना हो उन चीज़ों के लिए। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करें, थोड़ी डबल प्रैक्टिस करें, जिससे कि अगर इन केस अगर ऐसे क्वेश्चंस को हमें फेस करना भी पड़े तो हम कॉन्फिडेंटली फेस कर पाए इस चीज़ को। ब्रश अप ऑन योर एकेडमिक्स एंड टेक्निकल स्किल्स। आपने जो भी अपना एकेडमिक्स किया हुआ है, जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं, अगर आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप थोड़े से रिवीजन कर लें पहले,
ऐसा नहीं कि अगर आपका 1 महीने पहले कोर्स कंप्लीट हो गया है और आज अगर आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं विदाउट प्रैक्टिसिंग, विदाउट रिवाइजिंग दो टेक्निकल थिंग्स, तो आपसे अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो आप तो आंसर नहीं कर पाएंगे। बच्चे शुड बी अवेयर कि अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो किसी न किसी टेक्निकल क्वालिटी की बेस पे जा रहे होंगे। अगर हम टेली की तरफ से जा रहे हैं तो क्या जिस टेक्निकल क्वालिटी की वजह से हम जा रहे हैं तो क्या हमें वो आती है आज की डेट में? अगर उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो क्या हम रेडी हैं उसको आंसर करने के लिए? तो ये चीज बच्चे के माइंड में क्लियर होना बहुत जरूरी है कि इंटरव्यू पे जाने से पहले टॉपिक का रिवीजन होनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज अभी हमने जितने भी इंटरव्यू में बच्चे को भेजते हैं, आप देखेंगे कि आप ठीक है कल आपका इंटरव्यू है, आप कल वहां चले जाना और बच्चा भी चले जाता है विदाउट इवन नोइंग अबाउट द प्रोफाइल, लोकेशन क्या है क्या नहीं है, सैलरी क्या है क्या नहीं है। और जब इंटरव्यू में जाने के बाद बच्चा रिजेक्ट होकर आता है तब बच्चा बड़ा डिमोटिवेटिंग फील करता है कि नहीं यार मैं तो रिजेक्ट हो गया वहां पे, मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो उनका जाने का तरीका ही गलत था। आपको जाने से पहले तैयारी करके जानी चाहिए थी, एक रिवीजन करके जानी चाहिए थी। अगर किसी बच्चे को जाना भी है इंटरव्यू तो वो थोड़ा 2 दिन का टाइम मांग ले। अगर बच्चा रेडी नहीं है तो इट्स बेटर कि वो 2 दिन का टाइम दे दिया जाए कि टू रिवाइज ऑन टेक्निकल पार्ट, कि थोड़ा रिवीजन करने के बाद ही भेजें। अदरवाइज अगर आप बिना रिवीजन के क्लाइंट के पास भेजते हैं बच्चों को तो अपना ब्रांड नेम भी थोड़ा सा खराब होता है उसमें कि आपके बच्चों को कुछ नहीं आता, कि आपने जो जहाँ से कोर्सेज करे हुए हैं, अब टेली के यहाँ से अगर कुछ कोर्स किया हुआ है और टेली की नॉलेज ही नहीं है इनको, तो अगर कोई भी बच्चा रिवीजन के बिना जाएगा तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे आंसर नहीं कर पाएगा टेक्निकल स्किल्स का। तो इट इज बेटर कि अगर आप किसी भी बच्चे को भेज रहे हैं, इफ यू आर दी सेंटर, अगर आप किसी भी बच्चे को इंटरव्यू के लिए भेज रहे हैं तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये इंश्योर करें कि हमारे बच्चे को वो चीजें आती हैं जो हमारे क्लाइंट की जरूरत है, जो हमारे क्लाइंट को चाहिए या नहीं। अगर हमें ही नहीं लगता कि वो चीजें हमारे बच्चे को आती हैं देन देयर इज नो पॉइंट, कुछ भी फायदा नहीं है बच्चे को इंटरव्यू के लिए भेजने का। दोनों तरफ से नेगेटिव जाएगा, बच्चा डिमोटिवेटिंग होगा, बच्चे का एक इंटरव्यू चांस खराब हो जाता है, क्लाइंट एंड पे एक ब्रांड नेम स्पॉइल होगा कि टेली से बच्चा पढ़ गया है उसको उसके बाद भी कुछ नहीं आता, सिर्फ किसकी वजह से? एक हमारी इग्नोरेंस की वजह से, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से कि हमने बच्चे को बिना चेक करे भेज दिया कि बच्चे को स्किल्स की है या नहीं है। तो ये हमें जरूर देखना है कि बच्चे की स्किल्स हम जरूर मैच करें। क्वेश्चंस मोस्ट इंटरव्यूअर्स आस्क, मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस जो मतलब हर इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हैव यू डन दिस काइंड ऑफ वर्क बिफोर। तो ये चीज़ों के लिए हमें पहले से ही रेडी रहना है। ये क्वेश्चन हम पहले से ही जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस हम अपने सेंटर लेवल पे कर सकते हैं। ग्रूमिंग सेशन जो हमारे सेंटर लेवल प्लान किए जाते हैं, हैव यू डन दिस काइंड ऑफ वर्क बिफोर, आपने अगर इस तरह का काम पहले किया हुआ है तो आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपने नहीं भी किया हुआ है तो उसके लिए भी आपको रेडी होना चाहिए किस तरीके से आप उसका आंसर कर सकते हैं कि नो आई हैव नॉट डन आई डू नॉट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस बट यस आई हैव डन लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एट सेंटर लेवल, कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है सेंटर लेवल पे। तो आई एम नॉट द एक्सपीरियंस पर्सन, मैंने किसी कंपनी में काम नहीं किया पर सेंटर लेवल पे काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है इन टॉपिक्स के ऊपर, तो मुझे अच्छी तरीके से आता है कि किस तरीके से इनको हैंडल किया जाता है। तो आपको जरूरी नहीं है कि कुछ आपको एक्सपीरियंस होना ही जरूरी है कि अगर आप एक्सपीरियंस होते तभी आंसर कर पाते हैं। बिना एक्सपीरियंस के भी आप अपने प्रैक्टिस के बेस पे अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? तो ये आपको पहले मालूम होना चाहिए कि आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है जो कि आपका प्रोफेशनल वे में ही लिंक रहे। ऐसा ना हो कि आप अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं कि ठीक है जी आई एम वेरी हेल्दी, या फिर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज भाग लेता हूँ, या मैं मतलब whatever, तो जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड नहीं है उस तरह की स्ट्रेंथ या वीकनेसेस को देयर इज नो पॉइंट कि आप वहाँ पे इंक्लूड करें। व्हाई शुड वी हायर यू, वेरी कॉमन क्वेश्चन। बच्चा शुड बी अवेयर कि कंपनी ऑब्वियसली जो भी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसके साथ साथ कम से कम 4-5 बच्चे और भी जा रहे हैं इंटरव्यूज के लिए। सो हम में क्या डिफरेंट है, बच्चा शुड बी अवेयर कि हम में एक्स्ट्रा क्या है बाकी जो बाकी बच्चों में नहीं है। तो जितने भी एचआर होंगे वो एवरीबडी वांट्स टू नो कि अगर मैं आपको हायर कर रहा हूँ तो आपके अंदर एक्स्ट्रा है क्या। तो बच्चा शुड बी रेडी टू आंसर कि द काइंड ऑफ प्रोफाइल यू आर लुकिंग, जिस तरीके का आपका प्रोफाइल है, आई हैव सीन योर प्रोफाइल दैट यू आर, आपको इस तरीके के ऊपर, आपको टैक्सेशन के ऊपर, XYZ टेक्नोलॉजीज के ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट है और इस तरह का आपका वर्क स्ट्रक्चर है। तो आई हैव डन, मैंने ये काम इस चीज़ के ऊपर ऐसे करा हुआ है, मुझे इस चीज़ की इतनी प्रैक्टिस है, मैंने इस चीज़ के ऊपर इतना % स्कोर किया हुआ है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि आई एम द बेस्ट सुटेबल पर्सन फॉर दिस प्रोफाइल। तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट, HR की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को मैच करते हुए
इस चीज का आंसर देना है कि वाई शुड वी हायर यू, कि एचआर को ये फील हो कि ठीक है, जिस प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट एचआर के पास है उसी प्रोफाइल से रिलेटेड इस बच्चे की स्किल्स भी हैं, रेदर देन तो नहीं सर आप मुझे हायर कर लीजिए, आई एम दी मोर डेडिकेटेड, आई एम वेरी हार्ड वर्कर। तो हार्ड वर्कर तो कोई भी हो सकता है, डेडिकेटेड तो सारे बच्चे रहेंगे, एवरीबडी विल से आई एम वेरी डेडिकेटेड, हाउ टू प्रूव? तो इट्स बेटर कि टू लिंक योर स्किल्स अलोंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, कि उनको एक्चुअल रिक्वायरमेंट किस चीज की है। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी, द वेरी कॉमन क्वेश्चन, आप कितनी सैलरी डिमांड कर रहे हैं? अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं और अगर आप टैली की तरफ से किसी भी कंपनी में आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है, तो आप ये मान के चलें कि फ्रेशर्स के लिए जो भी इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं उनकी सैलरीज ऑलरेडी डिफाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सवाईजी कंपनी में जा रहे हैं तो इस कंपनी की सैलरी आपको पहले क्लियर कर दी जाती है कि इस कंपनी में आपका इंटरव्यू है और आपको इस कंपनी में सैलरी मिलेगी 10,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं एंड अगर आपको एचआर पूछते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, तो उससे एचआर को फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको 8,000 बोलें, 6,000 बोलें या 15,000 बोलें, सैलरी उसने आपको 10,000 ही देनी है। तो आपका आंसर ऐसा रहना चाहिए कि एचआर को ये भी फील ना हो कि आपने ब्लंटली कुछ एक फिगर कोट की है, या फिर अगर आप कम डिमांड कर रहे हैं तो वो कमी ना कर दे उसको। तो आपका आंसर इस तरीके से रहना चाहिए कि सर आई एम अ फ्रेशर एज ऑफ नाउ, सो आई एम लुकिंग टू वर्क विद अ कंपनी, मैं आप इस ब्रांड के साथ काम करना चाहता हूँ, इस ब्रांड के साथ जुड़ना चाहता हूँ। अभी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी मैं फ्रेशर हूँ, तो मैं जब कुछ टाइम का एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूँ यहाँ से, इस कंपनी के साथ जुड़ के कुछ एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूँ बस। तो एज ए फ्रेशर मुझे सैलरी की कुछ वो नहीं है कि आपका कंपनी का जो भी पे पैकेज होगा इस प्रोफाइल के लिए, मैं उस चीज़ के लिए ओके हूँ। तो इतना कहने के बाद ऐसा नहीं होता कि अगर आचार आपको बोल दे कि ठीक है अगर आपको सैलरी की डिमांड नहीं है तो आपको 5,000 दे देंगे या 6,000 दे देंगे, तो ऐसा कहने से भी सैलरी कम नहीं होती है, क्योंकि कंपनी की सैलरी ऑलरेडी डिफाइंड होती है कि उन्होंने जो सैलरी सेट की हुई है फ्रेशर्स के लिए उनको उतनी ही मिलेगी। डजेंट मैटर कि अगर वो 5,000 कह रहे हैं तो आपको 5,000 मिल जाएगी, अगर 10,000 सेट की हुई है तो 10,000 ही मिलेगी, उससे कम नहीं जाएगी वो सैलरी। तो आपका आंसर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहना चाहिए। वट डू यू थिंक यू वुड फिट दिस रोल? वाई डू यू थिंक यू वुड फिट दिस रोल? आपको क्यों लगता है कि आप इस रोल में फिट रहेंगे? अगेन यू हैव टू लिंक योर क्वालिटी, योर स्किल्स along with the profile, along with the required profile, की कंपनीज को जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आपको उन चीज़ों के साथ अपनी स्किल सेट को मैच करना है और एचआर को बताना है कि ये स्किल्स की मुझे नॉलेज है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं फिट रहूंगा इस रोल के लिए। कैन यू वर्क अंडर प्रेशर? तो आपको इस चीज़ का भी आंसर देना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप प्रेशर में काम कर सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का आंसर भी आप एक एग्जाम्पल्स के साथ दे सकते हैं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल यू हैव बीन, कि आपको कॉलेज में या स्कूल में कि आपको कुछ भी एक प्रोजेक्ट दिया गया था, कुछ एक असाइनमेंट दिया गया था जिसका डिलीवरी टाइम काफ़ी कम था, पर स्टिल आपने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके, या टीम वर्क में अगर 4 लोग नहीं थे, स्टिल कम टीम मेंबर्स के साथ भी आपने पूरी मेहनत करके उसको टाइम पे डिलीवर किया उस चीज़ को। तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आप पूरे एग्जाम्पल्स के साथ दें, तो कि ज़्यादा बेटर रहेगा, रेदर देन कि यस आई कैन वर्क अंडर प्रेशर ऑल्सो। तो अगर आप ऐसे बोलते हैं कि आई कैन वर्क अंडर प्रेशर, तो वो एक अट्रैक्टिव आंसर नहीं रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर योर एग्जाम्पल्स, आपके लाइफ के साथ जो भी आपके एग्जाम्पल्स रहे हों, जो भी आपने अच्छा किया हो, तो उस चीज़ के रियल टाइम एग्जाम्पल्स अगर आप शेयर करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, वो काफ़ी बेटर रहेगा। हाउ डू यू फील अबाउट ट्रैवलिंग ड्यू टू वर्क? तो यू शुड बी ओपन टू से दैट आई एम रेडी टू, ठीक है आप ट्रैवलिंग के लिए कैसा फील करते हैं, अगर आपको काम के लिए यहाँ से वहाँ भेजा जाएगा तो आपको ओपनली यू शुड से कि ठीक है यू आर ओपन टू ट्रैवल, आई एम ओपन टू ट्रैवल फॉर द वर्क रिलेटेड इश्यूज। कहीं भी कभी भी अगर आपको बोला जाता है जाने के लिए, तो यू शुड फील कि हाँ भाई ठीक है, मेरे को कंपनी शुड फील कि अगर आपको कभी भी यहाँ से ऑफिस से निकाल के दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए बोल दिया जाए थोड़ी देर के लिए काम के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चा ये बोल दे कि नहीं सर बाहर धूप हो रही है, बरसात आ रही है, मैं नहीं जा सकता, या मुझे तो सिर्फ बैठने का काम दिया गया था। तो एचआर शुड फील कंफर्टेबल विद यू कि आप कहीं ऐसा तो नहीं बोलोगे कल की डेट में काम के लिए मना तो नहीं किया जाएगा, तो उस चीज का आंसर से आपसे देना है आपने। व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट? आपके एकेडमिक्स में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो भी आपका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट रही है आप वो शेयर करेंगे उसमें। तो आपको ये चीज़ टिप्स पर होनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स आपको ऑलरेडी जब पॉइंट्स बना कर रखने हैं, इन चीज़ों के आंसर्स बना कर रखने हैं कि आपने किस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपने कौन से एग्जाम्पल शेयर करने हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑन अ डिफिकल्ट सिचुएशन यू फेस्ड एंड हाउ यू डेल्ट इट विद।
जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपका अगर कोई असाइनमेंट दिया जाता है आपको स्कूल में, या कुछ दिया गया था स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, और कम टीम मेंबर के साथ भी आपने उसको टाइम पे डिलीवर किया, तो इस तरह के एग्जांपल्स आप शेयर कर सकते हैं कि आपने कम टाइम पे भी आपने डिफिकल्ट सिचुएशन में किससे आपने उसको डील किया। तो यू शुड बी हैंडी, आपको मालूम होना चाहिए कि आपने किस तरह के क्वेश्चन का किस तरह के एग्जांपल शेयर करने हैं। इफ यू हैड टू टेक द रोल ऑफ योर मैनेजर फॉर 3 months, हाउ वुड यू मैनेज? अगर आपको अपने मैनेजर का रोल लेना हो 3 महीने के लिए, तो आप किस तरीके से मैनेज करेंगे उसको? तो क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको इंटरव्यू में जाने से पहले यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद दीज क्वेश्चंस कि अगर इनमें से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको किस तरीके से आंसर करना है। ये प्रेजेंटेशन, ये पीपीटी आपको मिलेगी, यू कैन मेक अ पॉइंट्स ऑन दिस क्वेश्चंस कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर कैसे रेडी कर सकते हैं। इंटरव्यू पे जाने से पहले आपको पूरी रिहर्सल करनी होती है, आपको एक स्क्रिप्ट रेडी करनी है कि आप किस तरीके से किस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ये ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चंस हैं कि जो भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर ये 10 क्वेश्चंस है तो इसमें से आउट ऑफ दीज 10 एचआर विल डेफिनेटली आस्क 3 to 4 क्वेश्चंस। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप पहले से प्रिपेयर्ड, अगर आपको मालूम है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आंसर क्या रहेंगे उसके। आफ्टर द इंटरव्यू क्वेश्चन यू कैन आस्क द इंटरव्यूअर, आप भी कुछ क्वेश्चंस एचआर से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस यू आर लुकिंग फॉर इन दिस रोल। अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है, इफ एचआर आस्क कि ठीक है आप भी कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में, तो आपका पूरा राइट बनता है, यू शुड आस्क कि किस तरह का प्रोफाइल, किस तरह के स्किल्स आप देख रहे हैं अपने उस रोल के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ रोल ही दूसरा हो और आप किसी और प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह की स्किल्स और किस तरह की रिक्वायरमेंट्स है, क्या एक्सपीरियंस मांग रहा है कंपनी। व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर दिस वैकेंसी। जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स कि आप क्या मांग रहे हैं इसमें, कि कंपनी इसमें बीए वाला बच्चा मांग रही है, बीकॉम वाला बच्चा मांग रहे हैं, या फिर टेक्निकल स्किल्स में क्या क्या स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट है इसमें, क्या वो इसमें फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है या फिर वो एक्सपीरियंस की डिमांड कर रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों की मालूम है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर दे आर लुकिंग, कि अगर वो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो वाई दे आर कॉलिंग द फ्रेशर फॉर द इंटरव्यू, कि अगर आप एक्सपीरियंस की ही डिमांड कर रहे हैं तो वो फ्रेशर्स के इंटरव्यू को ले रहे हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बारे में। आर देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट ऑफ और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आई हैव रेड अबाउट द कंपनीज फाउंडिंग बट कैन यू टेल मी मोर अबाउट दिस। मतलब कंपनी के बारे में अगर आपने कोई रिसर्च की हुई है, ओनली देन यू कैन आस्क दिस, कि आपने कंपनीज के बारे में सुना है, कंपनी के बारे में ये चीज़ के बारे में नॉलेज है आपको, बट आप अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पूछना चाहते हैं कि कंपनीज का ग्रोइंग स्टेटस क्या है, या व्हाट विल योर करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर सो एंड सो ईयर्स इन द कंपनी, तो इस तरह क्वेश्चन यू कैन आस्क ऑल्सो। डू यू ऑफर कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आप अगर वहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने के साथ साथ की कंपनी कुछ और एजुकेशनल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग टाइप कुछ स्किल इंस्ट्रूमेंट कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है साथ में। इज देयर एनी अदर इन्फॉर्मेशन आई कुड प्रोवाइड यू विद विच यू वुड बी हेल्पफुल। आप ये पूछ सकते हैं कि इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द इंटरव्यू प्रोसेस। आपका इंटरव्यू अगर एचआर के साथ है तो इंटरव्यू होने के बाद यू कैन इजीली आस्क कि व्हाट इज द नेक्स्ट इंटरव्यू स्टेप, कि अब इसके बाद आपका कौन सा राउंड होगा। क्या आपको रिटन टेस्ट होगा, या फिर आपका 1-to-1 होगा, या आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। अगर होगा भी तो कब होगा, एंड व्हेन यू हैव टू कम, एंड सो दैट यू कैन कम प्रिपेयर्ड फॉर दिस। चेकलिस्ट बिफोर द इंटरव्यू। आप कभी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं या आपको कम से कम 3 कॉपीज ऑफ योर रिज्यूमे प्लस नोटपैड एंड पेन यू शुड कैरी। आप ये इंश्योर करेंगे कि कम से कम 3 रिज्यूमे की कॉपी लेके जाएं वहाँ पे। ऑल अदर एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट नीड टू बी कैरिड अलोंग साइड। आपके जो भी एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं, योर सर्टिफिकेट्स, 10th 12th ग्रेजुएशन, योर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम टेली, वट एवर यू हैव, यू शुड उसके साथ साथ आपको लेके जाना चाहिए इंटरव्यूज के। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चन यू प्लान टू आस्क द एम्प्लॉयर। आपको जो जो तरह के क्वेश्चन पूछने हैं आप उस चीज़ का रेडी रख के चलें, रेदर देन कि आप वहाँ पे जाके सोचें बैठ के कि आपको क्या पूछना था क्या नहीं। तो ये शुड बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। अगर आपको पूछने चाहिए तो आप कौन से 2 क्वेश्चन या कौन से 3 क्वेश्चन वहाँ पे पूछना चाह रहे हैं उनसे। तो इन चीज़ का ध्यान आप पहले चेकलिस्ट बना कर रखेंगे
कि आपको अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये चीज़ आपके पास हैंडी होनी चाहिए. यू शुड बी रेडी विद ऑल दीज थिंग्स. ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, जिस दिन इंटरव्यू है, रीच एटलीस्ट हाफ एन आवर और 15 मिनट बिफोर द शेड्यूल टाइम. अगर आपने रिसर्च पहले से की हुई है कंपनी के बारे में, एड्रेस के बारे में पहले से मालूम है, तभी आप अपना टाइम का अंदाजा लगा के कम से कम आधे घंटा या 15 मिनट पहले पहुंच सकते हैं वहां पे, जिससे कि एचआर को वेट ना करना पड़े आपका. एंड इट ऑल्सो शोज कि यू आर पंक्चुअल. इन्फॉर्म द रिसेप्शनिस्ट अबाउट द इंटरव्यू विद होम द टाइम ऑफ द इंटरव्यू. आप वहां पे पहुंचने के बाद ऐसा ना हो कि आप वहां टाइम से पहुंच तो गए हैं बट आप किसी को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं. तो इट्स बेटर कि आप वहां पे जाके पहले रिसेप्शन को इन्फॉर्म कर दें कि आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हैं, इस प्रोफाइल का इंटरव्यू है और आप इनसे पर्सन से मिलना चाहते हैं. तो ये सारी डिटेल्स जो भी आपके पास होंगी, आप वहाँ की कम से कम किसी भी रिसेप्शन पर्सन के साथ शेयर करें. एटलीस्ट द कंसर्न पर्सन जो है उनको ये मालूम रहे कि इंटरव्यूज के लिए जिसको आना था वो ऑलरेडी टाइम से पहले पहुंच चुके हैं. रिमेंबर टू स्माइल. वहाँ पे जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ऑलवेज जिससे भी अगर आप बात कर रहे हैं तो आपका इंटरेक्शन जिससे भी हो रहा है तो ट्राई टू इंटरेक्ट विद द पर्सन इन द स्माइलिंग वे. इट हेल्प्स रिलीव स्ट्रेस. आपका स्ट्रेस काफी रिलीव करता है अगर आप स्माइलिंग फेस बात करते हैं तो. ड्रेस फॉर सक्सेस. हेयर नीटली डन. आप अगर आप चाह रहे हैं तो यू शुड बी वेल कॉम्ड. बेसिक हाइजीन टू बी मेंटेन. आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें इसमें. वियर योर बेस्ट फॉर्मल्स. आप इंश्योर करें कि आपके जो बेस्ट फॉर्मल्स हैं आप वही पहन के जाएं इंटरव्यू के लिए, रेदर देन कि अगर नहीं है तो ठीक है मैं जीन्स में ही चले जाता हूँ या स्पोर्ट्स शूज भी चल पहन लेते हैं. तो आप इंटरव्यू में जाने से एक दिन पहले कम से कम ये ध्यान रखेंगे कि आपका फॉर्मल ड्रेस इज रेडी, आपका जो फॉर्मल शूज है रेडी, टाइज दे तो टाई इज रेडी. तो यू शुड बी अवेयर विद दिस थिंग कि क्या क्या चीज़ आपकी ड्रेसेस में आती हैं और क्या क्या चीज़ आपको रेडी रखनी है एक दिन पहले. नो एक्सेसिव मेकअप, कॉलोंज, परफ्यूम और ज्वेलरी. ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे कुछ इफ इन केस ऑफ गर्ल्स या बॉयज भी कुछ एक्स्ट्रा मेकअप अगर आप करके जा रहे हैं तो डार्क शेड्स को थोड़ा सा अवॉइड करें इसमें, क्योंकि आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं कि मार्केट में घूमने नहीं जा रहे हैं अभी. स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स थोड़ा सा अवॉइड करें. आप अगर इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड करें ज्वेलरी पार्ट, कि ज़्यादा ज्वेलरी एसेसरीज ना पहन के जाएं उसमें, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं लगता है. हियर आर सम डूज एंड डोंट्स. आप देखिए ध्यान से कि अगर आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, अगर आप फॉर्मल्स में पैंट एंड शर्ट में जाते हैं तो आपकी शर्ट शुड बी full sleeves, the well dressed, well ironed, along with the trouser, then the formal shoes, belt should be there. तो आपको you should look कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि मतलब आपने फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई है. इनकेस अगर आप सूट भी पहनते हैं, कोट भी पहनते हैं, ब्लेजर भी पहनते हैं तो टाई शुड बी मैचिंग, और टाई अंदर होनी चाहिए इस चीज़ में. और आपको प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए कि ऐसा ना लगे कि आप टाई भी पहन रहे हैं तो कैजुअल लुक आ रही है उसकी. आप साथ में देखें यदि गाय इन दी येलो कलर कि ठीक है ब्लेजर है, ब्लेजर का एक बटन इज क्लोज, एक बटन बंद करके टाई बाहर आ रही है, आप नीचे ट्राउजर देखें, शूज भी यहाँ पे फॉर्मल्स नजर नहीं आ रहे हैं. या फिर अगर आप ऊपर वाला पिक्चर देखें, द गाय इन दी राइट कॉर्नर टॉप, शर्ट इज देयर. ठीक है, अगर शर्ट आयरन भी है डजंट मैटर, बट शर्ट इज नॉट इन द पैंट. तो इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना है कि आपका जो ट्राउजर आपने पहनी हुई है वो प्रेस होनी चाहिए. दैट शुड बी फॉर्मल. शर्ट रहनी चाहिए. यू शुड बी वेल फॉर्मली ड्रेस्ड अप. ड्रेस टिप्स फॉर द गर्ल्स. इनकेस अगर आप इनकेस गर्ल्स जाती हैं तो सूट शुड बी देयर, चूड़ीदार कुर्ता शुड बी दे कैन वियर. द फॉर्मल्स अगर वेस्टर्न कुछ ट्राई करना है तो देन ट्राउजर एंड पैंट शुड बी देयर. अगर आप देखते हैं तो इसमें कैपरीज एंड टी शर्ट्स, देन द ज्वेलरीज, इस तरह के. तो अगर आप कैजुअल फॉर्मल्स पहन के जाते हैं तो इट डजंट गिव अ लुक ऑफ द प्रोफेशनल पर्सन. तो आप अगर जाते हैं तो योर फर्स्ट इंप्रेशन यू आर गिविंग कि आप यू आर नॉट सिंसियर. अगर आप इसके लिए यू आर नॉट कंसर्न अबाउट द इंटरव्यू, आप इसके लिए सीरियस नहीं है इंटरव्यू के लिए, अगर आप कैजुअल एटीट्यूड में जाते हैं, तो कैजुअल ड्रेस में जाते हैं तो इट शोज. आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा पड़ता है कि आप इसके लिए सीरियस नहीं है, आप यहाँ पे टाइम पास के लिए आए हैं बस. तो आप अवॉइड करें. थोड़ा सा आप ये चीज़ देखिए कि वट इज द फॉर्मल ड्रेस फॉर गर्ल्स एंड फॉर द बॉयज. ट्राई टू अवॉइड कि आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकें इनको, ज्वेलरी पार्ट को. हाई शेड्स, लिपस्टिक्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, आपका नेल पॉलिश हो गए, तो ट्राई टू अवॉइड दोस थिंग्स ड्यूरिंग द इंटरव्यूज. ओके, दिस इज द अबाउट द मेकिंग द फर्स्ट इंप्रेशन.
एज पर दी सर्वे, एक सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है, मतलब सर्वे से 2000 कुछ एचआर का सर्वे करने के बाद ये पता चला है कि 55% सिलेक्शन जो होता है, दैट सिलेक्शन इज डन ऑन दी बॉडी लैंग्वेज। अभी आपसे वो बात भी नहीं करते हैं जब आप इंटरव्यू के रूम में जाते हैं इंटरव्यूज के लिए। तो जिस तरह की भी आपकी बॉडी लैंग्वेज रहती है, आधे से ज़्यादा सिलेक्शन आपका उसी बेस पे हो जाता है कि कितने कॉन्फिडेंटली यू आर कमिंग, हाउ स्माइलिंग फेस यू है, हाउ यू आर इंटरेक्टिंग, किस तरीके से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं एचआर के साथ। तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप एचआर की तरफ देख भी नहीं पा रहे हैं और आप इधर उधर देख रहे हैं और आपका मतलब आप एकदम हैंड क्लोज करके बैठे हैं। तो आपको बॉडी लैंग्वेज, आपको ये चीज़ सीखनी है कि अगर आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से रहना चाहिए। उसके बाद आता है आपका टोन ऑफ वॉइस, किस तरीके से आप बात करते हैं। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन शुड नॉट बी टू हाई, ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब बहुत लाउडली अगर आप बात कर रहे हैं, ऐसा भी ना हो कि एचआर को सुनाई भी ना दे। तो आपको उस चीज़ के ऊपर ही प्रैक्टिस करनी है कि इट शुड बी नॉर्मल। देन दी स्पोकन वर्ड्स, लास्ट प्रायोरिटी इज फॉर गिव्स फॉर दी स्पोकन वर्ड्स, कि आप किस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं। सो आप अगर इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी, स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी बॉडी लैंग्वेज, कि किस तरीके से आपको एंटर करना है रूम में, किस तरीके से यू हैव टू शेक दी हैंड्स विद द एचआर, किस हिसाब से आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। The point number one, for the first impression, handshake. You can tell a lot about person from their handshake. आप सबसे पहले अगर आप किसी भी एचआर से मिलते हैं तो ट्राई टू शेक दी हैंड्स विद दी एचआर, और किस पोस्चर में किस तरीके से आप हैंडशेक करेंगे वो आपको ध्यान रखना है। इट गिव्स अ पॉजिटिव फीलिंग टू दी एचआर ऑल्सो, कि यू इट शोज दैट यू आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट about the you are not afraid of the interview, and you are not वरिंग about the questions and the HR। एक मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप डरे हुए हैं यहाँ पे। आप एक कॉन्फिडेंटली आप आए हैं और कॉन्फिडेंटली आप इंटरव्यू में बात करेंगे एचआर से, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन शो करता है। हैंडशेक करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आपके हाथ ड्राई रहें। यूज योर राइट हैंड, आप राइट हैंड से हैंडशेक करें। स्माइल एंड मेक आई कॉन्टैक्ट, आप स्माइलिंग फेस आपका रहना चाहिए और एक आई कॉन्टैक्ट जरूर रहे। एंड बी फर्म एंड कॉन्फिडेंट, इस तरीके से ना हो कि आपका हैंड जिस तरीके से आप शेक कर रहे हैं, या आपका हैंड बहुत ही बिल्कुल एकदम सॉफ्टली आप हैंड शेक कर रहे हैं कि सामने वाले को इस तरीके से फील भी ना हो कि नहीं मैं हैंड किसके साथ शेक कर रहा हूँ। तो एक देयर इज अ वे टू शेक दी हैंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हैंड शेक करना है। देन जो पोस्टर कन्वे द कॉन्फिडेंस विद द एक्सीलेंस पोस्टर। आप जब भी एचआर के सामने बैठते हैं तो यू शुड सिट स्ट्रेट ओनली, रेदर देन लाइंग ऑन द चेयर। या आपको ये चीज़ होना चाहिए कि आप ऐसा ना हो कि आप चेयर के ऊपर लेट रहे हैं, या आप लेफ्ट साइड में झूल के बैठे हैं, या राइट साइड में बैठे हैं। तो यू शुड ऑलवेज सिट स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द एचआर विद द आई टू आई कॉन्टैक्ट, कि आप उनसे बात कर रहे हैं, उनके सामने बैठे हैं। तो इस तरह के पोस्टर जो होते हैं पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं वहाँ पे ड्यूरिंग द इंटरव्यू। बी श्योर नॉट टू स्लॉच और द लॉन्च। आप जिस भी तरीके से बैठे हैं वहाँ पे आप ये इंश्योर करें कि आप इस तरीके से ना बैठें जिस तरीके से आप लॉन्च में बैठे हों। अवॉइड क्रॉसिंग योर आर्म्स, आप जिस तरीके से जब भी बैठते हैं तो अवॉइड क्रॉसिंग योर आर्म्स, आप हाथ बंद करके ना बैठें। इट शोज दैट यू आर सिटिंग इन अ डिफेंडिंग पोजीशन, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, आप मतलब बात नहीं करना चाह रहे हैं, यू आर नॉट ओपन, आप ओपन नहीं है, या आप घबरा रहे हैं आप कुछ भी आंसर करने से। तो ये होता है अपने आप को डिफेंड करने का पोजीशन। तो ट्राई टू अवॉइड कि आप हाथ बंद करके बैठे हैं। डोंट पुट योर हैंड्स इन योर पॉकेट्स, आप अपने पॉकेट्स के अंदर हाथ डाल के ना बैठें। लीव आर्म्स ओपन एट योर साइड, आप हाथ खोल के आराम से टेबल के ऊपर यू कैन सिट। देन थर्ड पॉइंट टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन इज द आई कॉन्टैक्ट। आप जब भी इंटरव्यूज के लिए जाएं, गुड आई कॉन्टैक्ट कन्वेज द कॉन्फिडेंस एंड द सिंसियरिटी। आपका आई कॉन्टैक्ट रहना चाहिए एचआर के साथ। एचआर को ये फील हो कि वो आपसे बात कर रहा है और आप उनसे बात कर रहे हैं, रेदर देन कई बार ऐसा होता है कि एचआर आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है आप प्लीज आंसर समथिंग अबाउट, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एंड स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो दे स्टार्ट लुकिंग हेयर एंड देयर, मतलब आप कभी इधर देख रहे हैं, कभी आप फैन की तरफ देख रहे हैं, कभी आप सीलिंग की तरफ देख रहे हैं। तो इट शोज कि यू आर नॉट लुकिंग कॉन्फिडेंट एंड यू आर नॉट रेडी फॉर द इंटरव्यू, तो विच गिव्स अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन एंड विच कैन लीड्स कि हमारा इंटरव्यू में रिजेक्शन का काफी बड़ा कारण बन सकता है ये।
तो इनकेस अगर हम कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इट्स बेटर टू मेक अ आई टू आई कॉन्टैक्ट विद द HR पर्सन. 2/3 of the time look anywhere in the eye nose triangle and 1/3 of the time you can look anywhere other. आप टोटल टाइम जितना भी आप HR के साथ बैठते हैं उसका 2/3 ऑफ द टाइम यू शुड लुक, आपको कम से कम 2/3 ऑफ द टाइम आपको कम से कम HR के और इसमें देखना है, आपको आई टू आई कॉन्टैक्ट बना कर रखना है. रेस्ट 1/3 जितना भी टाइम थोड़ा बहुत बचता है तो आप उसको थोड़ा बहुत इधर उधर देख सकते हैं, बट ट्राई टू एंश्योर कि कम से कम मेजोरिटी ऑफ द टाइम यू गिव्स टू द आई टू आई कॉन्टैक्ट, कि आप कम से कम इतना कॉन्टैक्ट बनाए रखें. और थोड़ी थोड़ी देर के लिए यू कैन रिलीज द कॉन्टैक्ट ऑल्सो, कि आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप इधर उधर भी देख सकते हैं. तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द इंटरव्यूज. देन द गेस्चर्स, use open and expressive physical gestures to involve the interviewers in what you are saying. आप कुछ भी बात कर रहे हैं, आप कुछ भी अपना आंसर दे रहे हैं, तो आंसर में आपका एक्सप्रेशन जो गेस्टर भी ऐसे रहने चाहिए कि वो मतलब आप इन्वॉल्व कर लें अपने HR को, कि आप उनको कन्विंस कर सकें गेस्टर के साथ. सपोज इफ यू आर टेलिंग समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपका फेस एक्सप्रेशन ऐसे ना हो उसमें, या अगर आप कुछ अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे हैं विच आर द गुड अचीवमेंट, गुड पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो अब आपका फेस एक्सप्रेशन ऐसे ना हो कि आप एकदम डल साउंड कर रहे हैं, डल फेस कर रहे हैं उसमें, और यू आर नॉट हैप्पी अबाउट दिस. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ अच्छा बता रहे हैं तो योर एक्सप्रेशन शुड बी मैच योर वर्ड्स, कि आप जो भी बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपका एक्सप्रेशन भी वैसे रहने चाहिए. Then avoid pointing or banging fist on the table to emphasize a point. In case if or any of the debate, normally if anything asks you, anybody asks you कि आपको आपका कुछ भी टॉपिक है, तो आप ये चीज का ध्यान रखें कि नेवर शो योर ओवर कॉन्फिडेंस और दी, आप अपना गुस्सा उसमें कभी ना दिखाएं, या कभी आपसे आप टेबल को बैंग ना करें कि नहीं आपका पॉइंट ही ठीक है. सो बाय शोइंग दिस यू आर शोइंग दैट यू आर ऑफ अ शॉर्ट टेम्पर, आप शॉर्ट टेम्पर हैं और आप जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं. इनकेस अगर आप अपनी बात मनवा रहे हैं किसी को, अगर आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर आप अपनी बात बता रहे हैं किसी को, तो इट शुड बी इतना कन्विंसिंगली आप उसको बताएं कि द पर्सन कैन इजीली कन्विंस, आप उसको आराम से कन्विंस कर सकें, रेदर देन कि बैंगिंग द टेबल कि नहीं मेरी बात ही ठीक है आपको माननी पड़ेगी. तो इस तरह के इंप्रेशन ना ही क्रिएट करें फर्स्ट इंटरव्यूज में, तो ये काफी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है. Then enthusiasm. Companies are looking for the candidates who are excited about working at their organization. So show them how you feel. अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो HR द कंपनी पर्सन शुड फील दैट यू आर फीलिंग हैप्पी टू वर्क विद द कंपनी. आपको खुशी होगी उनकी कंपनी के साथ काम करके, तो ये एक एंथुसियाज्म, एक खुशी आप उनको सामने शो करें, कि मतलब ऐसा ना हो कि आप ठीक है सर, क्या ठीक है आई विल ज्वाइन योर कंपनी, ओके मैं कल से आ जाऊंगा सर ज्वाइन करने. तो इस तरह का डल फीडबैक ना दें उनको, डल रिस्पॉन्स ना दें कि नहीं यार ये ज्वाइन करेगा भी या नहीं करेगा अपनी कंपनी को. आपका फीडबैक, आपका इंप्रेशन ऐसा रहना चाहिए कि सर आई एम वेरी हैप्पी टू ज्वाइन दिस कंपनी, इट वाज माय ड्रीम टू वर्क विद दिस कंपनी, मेरा सपना था इस कंपनी के साथ काम करने का. तो आपको एंथुसियाज्म ऐसा शो करना चाहिए कंपनी के साथ कि कंपनी को भी खुशी हो, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि वो एक ऐसे लोगों के साथ काम करें, ऐसे लोगों के हायर करें जो कि उस कंपनी की रिस्पेक्ट करते हो, उसके साथ काम करके खुशी मिले जिनको, रेदर देन कि बच्चे जो ऐसे एम्प्लॉइज को जो हायर करने के बाद परेशान रहे वहां पे, जो खुश ना हो कंपनी के साथ. तो इन चीजों को भी ध्यान देना है. And positive body language shows you are professional, engaged, and all around enthusiastic person to be around. Your body language should be positive. Okay, so these are the few placement services at our TIL centers, Tele Institute of Learning Center, which we are providing to our students. First one is the placement orientation workshop, इन विच वी कवर्स, जो भी प्लेसमेंट ओरिएंटेशन वर्कशॉप है इसमें सब चीज़ें कवर की जाती हैं कि बच्चा जब सेंटर में एडमिशन लेता है तो फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड क्या क्या सर्विसेज बच्चा इज एंटाइटल्ड टू गेट, क्या क्या सर्विसेज बच्चे को मिलेंगी, तो वो सब चीज़ों का पूरा कवर किया जाता है प्लेसमेंट ओरिएंटेशन वर्कशॉप के अंदर. PET 1 से हम शुरू करते हैं इसको. PET 1 प्री एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट फर्स्ट होता है. साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपका इंग्लिश स्किल्स, तो काफ़ी सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट है, तो काफ़ी सारी स्किल्स इसमें आपकी एनालाइज की जाती हैं. विजुअल एंड वीडियो रिज्यूमे प्रिपरेशन,
सेंटर में आपका विजुअल रिज्यूमे आपने देखा है अभी किस तरीके से है, आपके पास इसका पीडीएफ फॉर्मेट्स, आपके पास इसका वर्ड फॉर्मेट्स भी अवेलेबल है सेंटर लेवल पे। तो आपके वीडियो और विजुअल रिज्यूमेस की प्रिपरेशन करवाई जाती है फाइनल रिज्यूमेस बनाने से पहले। रजिस्ट्रेशन ऑन दी पोर्टल्स, Tally is very soon. Tally is going to launch the Tally job portal. Tally का अपना एक सेपरेट जॉब पोर्टल लॉन्च होने वाला है अभी। जैसे कि हमारे naukri.com है, timejobs.com है, jobmonster.com है, उस तरीके से Tally का अपना सेपरेट जॉब पोर्टल रहेगा Tally के स्टूडेंट्स के लिए। तो वहाँ का एक्सेस आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको अपने रजिस्ट्रेशन करनी है, जिससे कि आप कहीं भी पैन इंडिया लेवल पे कहीं भी बैठ के कहीं के लिए भी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो उसमें आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि आप अगर आप दिल्ली में बैठे हैं तो आपको बेंगलोर में जॉब चाहिए, तो आपको बेंगलोर में किससे बात करनी है। अगर आपको इसका एक्सेस मिल जाता है तो आप दिल्ली बैठ के बेंगलोर की जॉब सर्च कर सकते हैं। इसका कनेक्ट सारे क्लाइंट्स को मिलेगा, जितने भी कंपनीज हमारे साथ टच में हैं वो सारे अपनी ओपनिंग्स अपडेट कर पाएंगे इस जॉब पोर्टल पे, और वहां पे आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ किस तरह की कंपनी में आप अपने अप्लाई करना चाहते हैं। देन इंटरव्यू रेडीनेस सेशंस, सेंटर लेवल पे आपके इंटरव्यू रेडीनेस सेशंस करवाए जाते हैं। आपके ग्रूमिंग सेशंस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस की जो क्लासेस होती हैं, आपको इंटरव्यू के लिए रेडी किया जाएगा। इन तरह क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करवाई जाती है सेंटर लेवल पे। एचआर कनेक्ट, सेंटर लेवल पे एचआर गेस्ट लेक्चर्स, हम किस कंपनीज के एचआर को हम सेंटर लेवल पे बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं टू ब्रीफ और टू एड्रेस आवर स्टूडेंट्स, कि वो हमारे करंट स्टूडेंट जितने भी हैं उनको एड्रेस कर सकें अबाउट द एचआर रिक्वायरमेंट्स, कि किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं एचआर की, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से। क्योंकि हम जो बता रहे हैं, हमने जो देखा है, हमारे जो सर्वेज हैं, जो रिव्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंग जितना हम गैदर कर पाए हैं वो हम डिलीवर करते हैं बच्चों तक। बट स्टिल डायरेक्टली अगर एचआर ही अगर सेंटर लेवल पे आ जाए तो इट गिव्स अ वेरी गुड वर्ड ऑफ माउथ, लाइक इट गिव्स अ ग्रेट वैल्यू टू दी स्टूडेंट्स, लाइक टू नो कि किस तरीके से वो रेडी कर सकते हैं अपने आप को कंपनीज के लिए, कि कंपनीज की एक्चुअल एक्सपेक्टेशन क्या होती है बच्चों से। देन स्टूडेंट इंटरेक्टिव सेशंस, स्टूडेंट्स के लिए इंटरेक्टिव सेशंस वहाँ सेंटर लेवल पे कंडक्ट किए जाते हैं। मॉक इंटरव्यूज, आपके इंडिविजुअल मॉक इंटरव्यूज होते हैं सेंटर लेवल पे फॉर सेंडिंग यू फॉर द इंटरव्यू, जिसमें कि आप अपने आप को बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर प्रिपेयर करते हैं और आप आंसर करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के सेंटर पर्सन के सामने। PAT2, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, सारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका PAT2 होता है, जिसमें आप चेक करते हैं कि PAT1 के बाद PAT2 में आपने कितना इम्प्रूव किया है ऑन योर skills, on your psychometric skills. Then we used to conduct the campus drives at the center also. Center level पे we invite the companies, जहाँ पे बहुत से अवेयर कंपनी जिनके पास भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो कंपनीज आती हैं सेंटर लेवल पे, और हमारे जितने भी बच्चे रेडी होते हैं जॉब के लिए, these companies interview those students and they hire these students from the center only. तो इस तरीके से ये कैंपस ड्राइव सेंटर लेवल पे कंडक्ट की जाती है उनकी प्लेसमेंट्स के लिए। So this was the first PD session in Hindi. सबसे पहला हिंदी का PD सेशन पर्सनल डेवलपमेंट सेशन था। If anybody has any question, किसी को कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, then please option is there, raise your hands का option is there. Please click on the option and please ask the कुछ भी अगर आप पूछना चाहें तो, कुछ डाउट है अगर किसी को। Anybody has any question? We'll give 10 minutes, 10 मिनट हम क्वेश्चन एंड आंसर उनको देंगे। अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज आस्क।
ओके, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैलरी एक्सपेक्टेड आफ्टर द टेली कोर्स? वन क्वेश्चन, ओके। सी, अगर आप टेली का प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो सैलरी वेरीज फ्रॉम सिटीज टू सिटी। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में देखते हैं तो आपको 10 से 20 हज़ार तक के बीच में सैलरी मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनी। अगर आप कंपनी की देखें तो डिपेंड्स ऑन दी कंपनीज रिक्वायरमेंट ऑल्सो, कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है कंपनी में। तो अगर कंपनीज के, अगर मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं टेली का कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी, उनकी रिक्वायरमेंट भी वैसी ही रहेंगी। आपका ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीटेड। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, अगर आपके हैंड्स ऑन नॉलेज है उस टेक्नोलॉजीज पे, ओनली देन यू कैन गेट दी हायर सैलरी। Rest basic salary varies from the cities to cities. Okay, what companies will provide jobs I complete after completion of CPFA course, and what is the process of the interview? See, we have हमारा काफ़ी बड़ा क्लाइंट कनेक्ट है टेली का, जहाँ पे टेली सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो एज पर योर स्किल सेट, अब किसी भी सिटी, किसी भी लोकेशन की बात करें तो वहाँ पे आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद वी प्रोवाइड दी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एज पर दी सर्वे। जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं, हमारे पास उतने स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको फुलफिल करने के लिए। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आप देखिए, अगर आपका स्किल सेट के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जा सकती है एज पर दी सिटीज ऑल्सो। इट कैन बी आपका on the taxation also, it can be on the sale and purchase entries also, it can be on the excise concept also. तो for that depends कि आपको किस टेक्नोलॉजी के ऊपर, किस कंसेप्ट के ऊपर प्लेसमेंट मिलेगी। तो इस तरह की कंसेप्ट के ऊपर आपको प्लेसमेंट दी जा सकती है। What kind of activities can be arranged for the students at the TIL to encourage the employability skills? See, सेंट्रल लेवल पे आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमारे सेंटर प्लान कर सकते हैं टू encourage the employability skills. We can always call the guest lecture, HR connect हम बोल सकते हैं, और ग्रूमिंग सेशंस हम प्लान कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ हम, देर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट ऑल्सो, जो हम बच्चों का एप्टीट्यूड अपडेट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम कर सकते हैं। तो यू कैन ऑलवेज डाउनलोड दोज एक्टिविटीज फ्रॉम दी वेबसाइट एज वेल। तो वो आप सेंट्रल लेवल पे एज एन एक्टिविटी हम उसको कर सकते हैं। Why should we take PET1 and PET2 test? See, whenever the student enters in the tally premises, तो PET1 इज द प्री एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट पार्ट 1। ये टेस्ट बच्चे का तब लिया जाता है जब बच्चा एंटर करता है टेली के सेंटर में, टू एसेस द साइकोमेट्रिक स्किल्स, न्यूमेरिक एबिलिटी, इंग्लिश वर्बल एबिलिटी स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कि वो बच्चा आज की डेट में कहाँ स्टैंड करता है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इन सब चीज़ों के ऊपर उसको इम्प्रोवाइजेशन होती है, इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट किया जाता है सेंट्रल लेवल पे। और PET2 का ऑब्जेक्टिव ये होता है जस्ट टू शो द कैंडिडेट कि आपका PET2 में आपने मतलब PET1 के बाद कितना इंप्रूवमेंट आया है बच्चे में PET2 के लिए। एंड द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ टू कंडक्ट द PET2 इज दी जो भी बच्चा प्लेसमेंट्स के लिए इंटरेस्टेड होता है वो PET2 के लिए जाता है। रेस्ट PET2 इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द एनहांस्ड वर्जन ऑफ द PET1। और आपको डिफरेंस पता चलता है स्टूडेंट्स को कि PET के बाद ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उसमें कितना इंप्रूवमेंट आया है और कितना बेटर मार्क्स उसने स्कोर किए हैं PET2 में। The student's English is not very good. How do we work to improve it? See, there are different ways and means like how we can work on the English part. आप सेंट्रल लेवल पे बच्चा अपने इंडिविजुअल लेवल पे दे कैन प्रैक्टिस ईदर टू ज्वाइन द प्रोग्राम, एनी प्रोग्राम टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश, या न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, या in front of mirror he can speak loudly, he can read the newspaper. So there are so many things which he can do while
टू इम्प्रूव इंग्लिश। बट अगर इंग्लिश ज़्यादा इम्प्रूव नहीं भी होती है तो डजेंट मैटर, जिस तरह की ओपनिंग्स अवेलेबल हैं मार्केट में, हर सिटी में और टेली की ओपनिंग्स अवेलेबल हैं आज की डेट में। तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमारे ऐसे भी हैं जो कि हिंदी स्पीकिंग कैंडिडेट्स की डिमांड भी करते हैं, बट देयर विल बी अ डिफरेंस, थोड़ा सैलरी का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। व्हाट इज अ कैंपस ड्राइव? सी इन कैंपस ड्राइव वी कॉल कैंडिडेट्स, वी इन कैंपस ड्राइव जितने भी बच्चे हमारे स्टूडेंट्स रेडी हो जाते हैं जॉब के लिए, उन बच्चों की प्लेसमेंट्स के लिए हम एक कंपनी बुलाते हैं अपने सेंटर लेवल पे, एक या दो जैसे भी जितने भी लेवल की कंपनी आ पाती हैं सेंटर में, तो उन कंपनीज का इंटरव्यूज हमारे सेंटर लेवल पे होता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो सेंटर पे कंपनी जब हम बुलाते हैं अपने बच्चों के लिए, उसको हम कैंपस ड्राइव कहते हैं, जिसमें कुछ एक्सटर्नल्स बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Any other questions? What is HR Connect? As we discussed, conduct the HR Connect and the guest lecture in the center level. HR Connect में we used to call, हम अपने लोकल लेवल पे जितने भी हमारी कंपनीज के साथ टाइप्स होते हैं, हम वहाँ से HRs को इनवाइट करते हैं सेंटर लेवल पे कि वो हमारे सेंटर पे आके उनको ब्रीफ कर सकें अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का नॉलेज मिल जाती है कि व्हाट एग्जैक्टली कि एचआर की रिक्वायरमेंट क्या है, जिसके बेस पे वो अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। तो एचआर कनेक्ट के थ्रू हम सेंटर लेवल पे एचआर को गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाते हैं अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए। हाउ मेनी इंटरव्यूज विल बी प्रोवाइडेड? As per the policy, we committed to provide the 3 interview opportunities to the students. कम से कम 3 इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाते हैं और ये हम इंश्योर करते हैं कि 3 के 3 इंटरव्यूज के अंदर उनको प्लेस कर दें। How to be successful in interview and what support I will get from the TIL? सी आपको इंटरव्यूज के लिए अभी हमने जैसे कि डिस्कस किया कि आपको इंटरव्यूज में सब पूरा मॉक इंटरव्यूज एंड जो ग्रूमिंग सेशन सब कुछ कवर करने के बाद ही हम आपको इंटरव्यूज के लिए भेजते हैं और प्रोफाइल मैच करने के बाद ही इंटरव्यूज के लिए भेजा जाएगा आपको। इन केस अगर आप पहला इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो हम इंटरव्यू एचआर से कंपनी से आपका फीडबैक लेते हैं ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू हैव नॉट क्लियर द राउंड, आप किस बेस पे अपना इंटरव्यू राउंड क्लियर नहीं कर पाए हैं, और उन चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रूमिंग शुरू होती है सेंटर लेवल पे। वी फोकस टू ग्रूम ऑन दोज स्किल्स। उसके बाद आपको उन स्किल्स के ऊपर ग्रूम करने के बाद ही आपको सेकंड पार्ट टाइम इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, उससे पहले नहीं भेजा जाता है। तो ये सपोर्ट आपको टीआईएल लेवल से मिलता है कि आपके जो भी इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो आपको एक मतलब ग्रूमिंग के बाद ही भेजी जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको एक ही दिन में 3 इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी दे दी जाएंगी और आपके 3 अपॉर्चुनिटीज खत्म। तो ये सपोर्ट आपको मिलेगा कि आपको ग्रूमिंग मिलेगी हर इंटरव्यूज के बाद में जहां भी आप लैग करते हैं। इस वीडियो रिज्यूमे नेसेसरी? वीडियो रिज्यूमे आप जब भी बनाते हैं तो आप वीडियो रिज्यूमे के थ्रू अगर आप किसी छोटी सिटी से हैं, तो अगर आप अपने मेट्रो सिटी में कहीं भी बाहर आना चाहते हैं इंटरव्यूज के लिए, तो रेदर देन कि आप ट्रैवल करके इंटरव्यूज के लिए जाएं, तो इट्स बेटर कि आप अपना वीडियो अगर रिज्यूमे अगर आप अपडेट करके शेयर कर सकें एचआर के साथ, तो आपका मोर देन 50% इंटरव्यू वहीं क्लियर हो जाता है। एचआर सीज हाउ कि किस तरीके से आप वहाँ पे कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्या आपका कम्युनिकेशन लेवल है, कितने कॉन्फिडेंटली आप बात कर पा रहे हैं। तो आपका अगर इनकेस अगर आप सिलेक्शन हो भी रहे हैं तो आपका फर्स्ट लेवल का राउंड क्लियर हो जाता है। नाउ अब एचआर को ये भी क्लियर है कि आपको मतलब कि इस बंदे का स्किल सेट क्या है,
तो आपको सीधा फाइनल राउंड के लिए ही कंसीडर किया जाता है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द वीडियो रिज्यूमे। तो नाउ यू कैन जज कि आप के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, कि आप खुद पर्सनली विजिट करना चाहेंगे एक इंटरव्यू के लिए, या आप अपना वीडियो रिज्यूमे सेंड करके शेयर करके यू कैन अवॉइड योर ट्रेवलिंग पार्ट एज वेल। Whom to contact for my placement at TIL? See, at every TIL center, जितने भी हमारे टेली के सेंटर्स है, वहाँ पे वी हैव द डेडिकेटेड सेपरेट डेडिकेटेड प्लेसमेंट इंचार्ज, जो कि प्लेसमेंट्स की सारी एक्टिविटीज जो भी हमने डिस्कस की हैं उन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो हर सेंटर पे एक प्लेसमेंट इंचार्ज रहेंगे, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने प्लेसमेंट के लिए। What are the job opportunities for undergraduate students after this advanced tele course? जैसा कि अभी बताया है कि काफ़ी या हमारा काफ़ी बड़ा क्लाइंट बेस है टेली सॉफ्टवेयर का, जिसमें क्लाइंट्स जितने भी हैं दे आर लुकिंग, वो चाहते हैं देखते हैं कि आपके स्किल्स हैं या नहीं है। सपोज अगर आपको टैक्सेशन के लिए हायर किया जा रहा है तो वो आपके बच्चे के अंदर टैक्सेशन की नॉलेज देखते हैं। तो अगर आपके अंदर टैक्सेशन की नॉलेज या सेल परचेज की एंट्रीज अगर आपको अच्छे से आती हैं या एक्साइज की नॉलेज अच्छी है, तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे अंडर बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी कंसिडर करते हैं। बट वहीं डिफरेंस आ जाता है कि इन केस अगर कोई भी क्लाइंट, कोई भी बच्चा अगर ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे एक स्पेसिफिक डोमेन चाहिए, स्पेसिफिक प्रोफाइल चाहिए, एंड ही इज़ अ अंडर ग्रेजुएट, तो वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है बच्चे को कि उसको वो स्पेसिफिक डोमेन, स्पेसिफिक प्रोफाइल, स्पेसिफिक सैलरी, बड़ी कंपनी ही कैन नॉट एक्सपेक्ट वाइल बीइंग द अंडर ग्रेजुएट। ओनली ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही कैन एक्सपेक्ट कि उसको एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में या बड़ी कंपनी में जॉब मिल सकती है। रेस्ट अंडर ग्रेड्स के लिए भी देर आर मल्टीपल ओपनिंग्स रिलेटेड टू द टेली प्रोफाइल। Okay, thank you for attending this session. In case of any doubt, you can always mail and your queries on this email ID. placements@telesolutions.com. Thank you and have a nice day.